अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है लावलद। का नाम से ही लगता है कि ये किसी ऐसे इंसान की कहानी है जिससे औलाद नरीना नहीं है, यानी कि बेटा नहीं, या तो औलाद नहीं या तो बेटा नहीं है। और अगर अल्लाह ने दिया है तो शायद उसके बारे में ही कोई कहानी हो। तो हम शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको हर चीज़ दी होगी, माल दौलत सब कुछ दिया होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद उसको हिदायत ना दी हो, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ के देने पर कादिर है, लेकिन हिदायत वो अपने पसंदीदा बंदों को ही देता है। तो देखते हैं कहानी में क्या है। सर्दियों की एक सुबह एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। एक ज़मींदार का नौजवान लड़का गुज़िश्ता रात घर से निकला था, मगर फिर वापस नहीं लौटा। जिस गांव का वो रहने वाला था वो दरियाए चनाब के मगरिब में वाक़ था। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले तांगे पर आए थे। मैंने एक एएसपी और 2 सिपाही उनके हमरा बग़र्ज़ तफ्तीश भिजवा दिए। तीनों एक रात गांव में गुजारने के बाद शाम के वक्त वापस आ गए। एएसआई ने अपनी तफ्तीश की जो रिपोर्ट दी वो खासी दिलचस्प थी। जो नौजवान गुम हुआ था उसका नाम मोहम्मद नवाज था, और वो मौजा अहमद नगर के मारूफ ज़मींदार चौधरी नवाबुद्दीन का बेटा था। नवाज के दोस्तों और अजीज़ों से जो मालूमात हासिल हुई थी उनकी तफसील मैं अपने अल्फाज में पेश करता हूँ। मोहम्मद नवाज 20-21 साल का एक खुश शक्ल और सेहतमंद नौजवान था। चंद रोज़ पहले वो शाम के वक्त अपने खेतों से होता हुआ गांव की तरफ जा रहा था कि उसे एक मध्यम सी बीन की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर उसने ताज्जुब से इधर उधर देखा। उसने अंदाज़ा लगाया कि आवाज़ मकई के खेत के अंदर से आ रही थी। इन दिनों मकई की खेत की फसल पककर तैयार खड़ी थी और उसके पौधे कद से भी बुलंद थे। नवाज मकई के खेत की जानिब चला गया। लम्हे भर के बाद बीन की आवाज़ आना बंद हो गई और खेत के अंदर से सरसराहट सुनाई दी। नवाज ने सोचा कि शायद कोई सपेरा किसी सांप की तलाश में खेत के अंदर घुसा हुआ था। पत्तों की सरसराहट के साथ पौधों का ऊपर वाला हिस्सा भी हिलता हुआ नजर आ रहा था। नवाज उस हिस्से की तरफ बढ़ा जिस हिस्से की तरफ पौधे हरकत कर रहे थे। चंद लम्हों के बाद नवाज को खेत के अंदर पीले कपड़ों की झलक नजर आई, और साथ ही पाजेब की मध्यम सी झनकार भी सुनाई दी। वाज़े तौर पर वो किसी औरत की थी। लम्हे भर के बाद वो खेत से बाहर आ गई और नवाज को देखकर चौंक गई। हाय वे रब्बा, उसने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। नवाज ने देखा, उसने पीले रंग का उम्दा रेशमी जोड़ा पहन रखा था और वो 21-22 साल की हसीन लड़की थी। उसका रंग गोरा, जिस्म गुदास। उसने सियाह रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था जिस पर सफ़ेद और पीले रंग के मोती टके हुए थे टके हुए थे। उसकी चमकदार सियाह बाल खुले हुए थे और कंधे के ऊपर से आकर सीने पर फैले हुए थे। उसकी आंखें मोटी और गहरी सियाह थी। वो पैरों से नंगी थी, लेकिन उसके पैर बिल्कुल साफ थे। उन पर मिट्टी या मैल का कोई निशान नज़र नहीं आता था। नवाज के बयान के मुताबिक वो देहाती औरत नहीं लगती थी। वो जानने लगी तो नवाज ने उसे आवाज़ देकर रुका और पूछा, तुम कौन हो? वो हंसकर बोली, तुम्हें नज़र नहीं आता मैं लड़की हूँ? नवाज पहली ही नज़र में उस पर कुर्बान हो चुका था। उसने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? शादा, लड़की ने जवाब दिया। घर कहाँ है तुम्हारा? उधर, शादा ने सर झटक कर एक तरफ इशारा किया। वो परले पार। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। नवाज गहरी नज़रों से लड़की का जायज़ा लेते हुए बोला, तुमने जोड़ा बहुत खूबसूरत पहना हुआ है। उस ज़माने में खुसूसन देहातों में किसी लड़की से इतनी बेबाकी से बात करना मायूब समझा जाता था। ताहम शादा की बेसाख्ता हंसी और बेतकल्लुफ़ तर्ज तकल्लुम से नवाज की हौसला अफजाई हो रही थी। फिर वो पहली ही नज़र में शादा को पसंद भी करने लगा था, इसलिए बात लंबी करने की कोशिश कर रहा था। जोड़ा खूबसूरत है तो तुमको क्या? शादा ने कहा, कोई चोरी का तो नहीं है? ले, मैंने कब कहा कि ये चोरी का है? तुम इधर खेत में क्या करने आई थी? सारी बातें बताने वाली नहीं होती हैं, शादा ने जवाब दिया। वो भी नवाज की बातों में दिलचस्पी ले रही थी। तभी नवाज को याद आया कि वो बीन की आवाज़ सुनकर इस तरफ आया था। उसने कहा, मैंने इधर बीन की आवाज़ सुनी थी, तो फिर मैं क्या करूं?
मेरा मतलब है कि तुमने बीन की आवाज़ सुनी थी, शादा ने जवाब दिया, पर कदर तवक्कुफ के बाद बोली, मैं बीन की आवाज़ सुनकर ही इधर आई थी। मुझे बीन की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। क्यों? नवाज को इसकी बात अजीब सी लगी थी। तुम्हारा मतलब है कि तुम बीन की आवाज़ सुनकर घर से भागी आई थी? क्यों बताऊं? शादा ने इटला कर कहा, मैं घर से भागी आऊं या जंगल से, तुम्हें क्या? तुम तो बड़ी पढ़ाकू लड़की मालूम होती हो। कितनी जमातें पढ़ी हुई हो? हम लोग जमातें नहीं पढ़ते, मुल्ला जी से सिपारा और किताबें पढ़ते हैं। तुमको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? बातों के दौरान नवाज एहतियातन इधर उधर भी देख लेता था कि कोई शख्स इधर न आ जाए। ताहम दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था और शाम का धुंधलका रफ्ता रफ्ता गहरा होता जा रहा था। शादा बड़े इत्मीनान से घास पर खड़ी नवाज की बातों का जवाब दे रही थी। उसे बढ़ती हुई तारीकी से कोई तशवीश नहीं हो रही थी, ना ही उसे घर जाने की कोई जल्दी थी। ये तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे तेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, नवाज ने कहा। उसे बीन की आवाज़ के बारे में तशवीश होने लगी थी। पता नहीं बीन बजाने वाला कौन था और कहाँ चला गया था, और वो लड़की बीन की आवाज़ सुनकर क्यों घर से वहाँ चली आई थी। तुमने सपेरे को देखा था? कौन से सपेरे को? वही जो बीन बजा रहा था। पता नहीं, एक आदमी उधर जाता नज़र तो आया था, शायद वही सपेरा होगा। एक बात कहूँ, नाराज़ तो नहीं होगी? ले, मुझे क्या पड़ी हो कि तुझसे नाराज़ होने लगी? नवाज ने हिम्मत करके कहा, तुम बड़ी खूबसूरत हो और मुझे अच्छी लगी हो, फिर मैं क्या करूं? ये सारी ज़मीनें हमारी हैं, नवाज ने हाथ के इशारे से उसको बताया। कल मिलने आओगी? क्यों? तुम मुझे ज़मीनों में से हिस्सा देना चाहते हो? हिस्सा भी दे दूंगा। अगर तुम मेरी हो जाओ तो ज़मीनें भी तुम्हारी ही हो जाएंगी। तुम्हारा बाप तुम्हें उल्टा लटका देगा। मैं तुम्हारी खातिर बाप को छोड़ दूंगा। शादा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बाप को छोड़ दोगी तो मेरे जैसे हो जाओगे, ज़मीन हाथ से जाती रहेगी। मैं तुम्हारी खातिर ज़मीनें भी छोड़ सकता हूँ। ले, अभी तो तुम मुझे ज़मीनें देने की बातें कर रहे थे। ऐसे भूखे नंगे तो और भी बहुत हैं। मैं 10 जमातें पढ़ा हुआ हूँ, किसी अच्छी जगह नौकरी कर लूँगा। कैसी अजीब बातें कर रहे हो? घड़ी दो घड़ी के अंदर तुमने मुझे अपना भी बना लिया, ज़मीनें भी छोड़ दी और नौकरी भी कर ली। मुझे देर हो रही है। हाय वे रब्बा, कितना अंधेरा हो गया है। बाबा मेरी टांगे तोड़ देगा। मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँगा, फिक्र मत करो। नवाजा उसके खूबसूरत पैरों को घूरते हुए बोला, तुम्हारी जूती कहाँ है? होगी कहीं। मुझे नंगे पैर चलना अच्छा लगता है, शादा ने कहा और एक तरफ चलना शुरू कर दिया। नवाज ने भी उसके साथ चलना शुरू कर दिया और ये बेसाख्ता हरकत थी, जैसे लोहा मकनातीस की तरफ खींचता चला जाता है। शादा रुकते हुए बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा पिंड तो उस तरफ है। मैं तुम्हें थोड़ा आगे तक छोड़ आता हूँ। इस अंधेरे में तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं। ले, ठीक नहीं? मैं तो आधी रात को भी बीन की आवाज़ सुनकर इधर आ जाती हूँ। तुम जाओ, अपना काम करो। अच्छा, तुम आधी रात को भी आ जाती हो? तो फिर कल भी आ जाना, मैं इधर ही तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर बीन की आवाज़ आई तो आ जाऊँगी। ये तो बड़ी अजीब बात है, रात को इधर कौन बीन बजाएगा? ज़मीन के कीड़े रात को ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए सांप पकड़ने वाले जोगी भी रात को बीन बजाते हैं। नवाज ने महसूस किया कि शादा ने आने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। बीन का यूं ही बहाना कर रही थी। उसने कहा, ठीक है, मैं कल इधर ही तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जल्दी ना आना, रात के खाने के बाद उधर कुएं के पास आकर बैठ जाना। जब बीन की आवाज़ सुनाई दे तो फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद यहाँ इस तरफ आ जाना। ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। तुम भूल न जाना। नहीं भूलती, शादा ने बेपरवाही से कहा। मेरा एक काम तो कर दे। एक काम क्या, 100 काम बोल। मैं मकई के अंदर अपनी जूती छोड़ आई हूँ, शादा ने कहा और इशारे से वो जगह भी बता दी जहाँ उसने जूती उतारी थी। ज़रा मेरी जूती तो ला दे। नवाज जूती लेने खेत के अंदर चला गया। ज़रा सी कोशिश के बाद उसे जूती मिल गई। वो तले वाली सलीम शाही जूती थी। वो जूती लेकर बाहर आया तो शादा कहीं नज़र नहीं आई। उसने इधर उधर खेतों में देखा और आवाज़ें भी दी, मगर शादा ऐसे गायब हुई थी जैसे धुआं हवा में तहलील हो जाता है। नवाज ने जूती को रुमाल में लपेटा और गांव में पहुंचकर पहले अपने लंगोटिए यार सादिक के पास गया और उसे शादा के बारे में तफसील से बताया। उस रोज़ वो सारी रात शादा के ख्वाब देखता रहा और अगले रोज़ रात के खाने के बाद उस कुएं के पास जा बैठा जिसकी शादा ने निशानदही की थी। उस ज़माने में देहातों के लोग जल्दी सोने के आदी थे और सर्दियों में वैसे भी छोटे दिन होते हैं। उस वक्त खेतों में हू का आलम था और नवाज कंबल ओढ़े बीन की आवाज़ पर कान लगाए बैठा था।
तकरीबन 7:30 बजे रात के सन्नाटे में बीन की आवाज़ सुनाई दी। नवाज को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि इस वक्त बीन कौन बजा रहा था और क्यों बजा रहा था। उसके लिए बीन की आवाज़ महबूबा की आमद का ऐलान था। उसने 10-12 मिनट इंतज़ार किया, फिर उठकर मकई के खेत की तरफ चल पड़ा। हकीकत में उसे शादा के मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इतनी रात गए किसी लड़की का घर से निकलना अम्र मुहाल था। लेकिन जब उसने मकई के खेत के किनारे पर शादा को बैठे देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने सुर्ख रंग की लुई ओढ़ रखी थी और गुज़िश्ता रोज़ से ज़्यादा हसीन लग रही थी। कल तुम कहाँ चली गई थी? नवाज ने पूछा और उसके करीब घास पर बैठ गया। उसे न तो बीन की आवाज़ याद रही थी और न ये ख्याल रहा था कि रात के वक्त घास पर बैठना ठीक नहीं था, क्योंकि ऐसी जगहों पर रात के वक्त सांप और दिगर जहरीले कीड़े वगैरह निकल आते हैं। अपने घर? शादा ने उसके सवाल के जवाब में कहा। तुमने देर जो लगा दी थी। देर? मैं तो 2 मिनट बाद ही तुम्हारी जूती लेकर आ गया था, तुम कहीं नज़र ही नहीं आई। तुम्हें नंगे पैर जाते हुए डर नहीं लगा? मैं तो आज भी नंगे पैर आई हूँ। शादा ने अपने गोरे गोरे पैर दिखाए। ये देखो, अगर किसी सांप ने तुम्हें काट लिया तो? मुझको सांप नहीं काट सकता। ये लो, अपनी जूती पहनो। नवाज ने कपड़े में लिपटी हुई जूती निकालकर उसको दे दी। अगर तुम्हें सांप ने काट लिया तो मैं पागल हो जाऊंगा। शादा खिलखिलाकर बोली। पागल तो अब भी हो। वो कैसे? इतनी रात को कौन अक्लमंद खेतों में घुसता है? तुम भी तो इतनी रात को यहाँ आई हो। मैं तो हूँ ही जंगलों की बासी। लगता नहीं, नवाज ने कहा। ताहा वो लड़की उसे अजीब और पुरस्रार लग रही थी। तुम्हारी शक्ल और सूरत जंगलियों जैसी नहीं है, बातें भी तुम पढ़े लिखे जैसी करती हो। शादा ने पूछा। कभी सांप देखा है तुमने? 100 दफ़ा देखा है। सांप का इस बात से क्या ताल्लुक? सांप मिट्टी में रहता है, लेकिन कभी तुमने उसके जिस्म पर मैल देखी है? मिट्टी में रहने के बावजूद कैसा साफ सुथरा और खूबसूरत नजर आता है। नवाज ने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा और बोला। कभी कभी तुम अजीब सी बातें करने लगती हो। भला सांप का आदमी से क्या जोड़? मैं जंगल के बासी की तरह बात कर रही हूँ। सांप भी जंगल का बासी है और मैं भी जंगल की बासी हूँ। ये मिट्टी उन लोगों की शक्ल बिगाड़ देती है जो मिट्टी से दूर रहते हैं। जो मिट्टी में पलते हैं उनको मिट्टी मैला नहीं करती। मैं नहीं मानता। मिट्टी में पलने वाले इंसानों के रंग इतने साफ सुथरे नहीं होते। खैर छोड़ो इन बातों को, हमें दूसरों से क्या लेना। नवाज ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उछलकर पड़े हो गए। मुझे हाथ मत लगाना, उसने कहा, वरना मैं वापस चली जाऊंगी। अच्छा भाई, नहीं लगाता हाथ। नवाज खिसियाना सा हो गया। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है या नहीं। उसी लम्हे दरिया की तरफ से बीन की आवाज़ सुनाई दी। शादा ये आवाज़ सुनते ही खड़ी हो गई, बोली, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। तब ही नवाज ने उसे देखा कि उसने गहरे रंग का लाचा पहना हुआ था। अगरचे अंधेरे में रंग पहचानना मुश्किल था, ताहम नवाज ने अंदाज़ा लगाया कि लाचे का रंग काला था। अभी तो तुम्हारे साथ कोई बात ही नहीं हुई, उसने कहा। घड़ी 2 घड़ी और बैठो। बस बहुत बातें कर ली, देर भी बहुत हो गई है। तुम्हारे बाप को पता चल गया तो तुम्हें दोबारा इस तरफ आने नहीं देगा। नवाज भी खड़ा हो गया, बोला, तुम मेरे बाप के बारे में क्या जानती हो? ये सारी ज़मीन तुम्हारी है तो तुम्हारा बाप बहुत बड़ा चौधरी होगा, और मैंने सुना है कि चौधरियों की गर्दन बहुत सख्त होती है, हर वक्त अकड़ी हुई रहती है। तो फिक्र नहीं करो, मेरे बाप को नहीं पता चलेगा। बाकी बातें फिर कभी सही। एक काम करोगे? काम तो मैं कर दूंगा, मगर ऐसा ना हो कि कल की तरह फिर तुम गायब हो जाओ। क्या काम है? तुम्हारी बैठक में अंगीठी के ऊपर कितनी तस्वीरें रखी हैं? नवाज ने हैरानी से पूछा। तुम्हें कैसे पता चला कि हमारी बैठक में अंगीठी यानी आतिशदान है और उसके ऊपर तस्वीरें भी हैं? चौधरियों के घरों में ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं, है ना? होती तो है। हमारे अंगीठी पर 3 तस्वीरें रखी हैं, एक मेरे दादा की, एक अब्बा की और एक हम भाइयों की तस्वीर है। शादा ने एक तस्वीर निकालकर नवाज की तरफ बढ़ाई और बोली, ये तस्वीर दरमियान वाले फ्रेम में फंसा देना। नवाज ने वो तस्वीर लेकर उस पर नज़र डाली। वो दरमियाने साइज़ की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर मालूम होती थी। नवाज ने रात की तारीकी में नज़रें जमाकर उस तस्वीर को देखने की कोशिश की, मगर वाज़ेह तौर पर कुछ नज़र नहीं आया। कुछ अजीब सी तस्वीर है, उसने कहा। यही नहीं पता चलता है कि सीधी किधर से है, उल्टी किधर से है। तुम इस तस्वीर को हमारी बैठक में क्यों रखवाना चाहती हो?
इसे तस्वीर नहीं तावीज़ समझो, इससे तुम्हारे घर की बलाएं टल जाएंगी। उसे चुपचाप दरमियान वाली तस्वीर में रख देना, किसी को पता न चले कि ये तुमने रखी है। रख दोगे ना? तुम कहती हो तो रख दूंगा, मेरा क्या जाता है। दरिया की तरफ से बीन की आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। अब मैं जाती हूँ, शादा ने कहा। ज़रा ठहरो तो, फिर कब मुलाकात होगी? जब बीन की आवाज़ सुनाई देगी तब। ओह, बीन की आवाज़ तो अब भी सुनाई दे रही है। अब तुम जाओ, मेरे पीछे ना आना, वरना दोबारा मुलाकात नहीं होगी। शादा ने अपने तल्ले वाली जूती पहनी और खेतों के बीचों बीच एक तरफ हो ली। उसकी चाल में ज़रा भी खौफ नहीं था। जब तक उसका हेवला नज़र आता रहा, नवाज दिल थामे अपनी जगह पर खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। जब उसे तारीकी ने निगल लिया तो बोझल कदमों से वापस चल दिया। गांव पहुंचकर नवाज अपने दोस्त सादिक से मिला और उसे सारी बात बताने के बाद वो तस्वीर दिखाई जो शादा ने उसे दी थी। वो एक मर्द और एक औरत की नामुकम्मल तस्वीर थी। तस्वीर का सरों वाला हिस्सा कैंची से काट दिया गया था और कंधों से नीचे वाला हिस्सा मौजूद था। औरत जवान मालूम होती थी। उसने रेशमी सूट पहना हुआ था। मर्द की उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। उसने कंधे पर पटका डाल रखा था और सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस था। ये किसकी तस्वीर है? सादिक ने तस्वीर का मुआयना करने के बाद पूछा। पता नहीं, नवाज ने जवाब दिया। शादा ने ये तस्वीर आतिशदान के ऊपर रखी हुई दरमियानी तस्वीर में रखने के लिए कहा है। उसने ये भी कहा है कि ये एक तरह का तावीज़ है और उससे रद्द बला होगा। यार, मेरा ख्याल है वो औरत खुद कोई बला है। साजिद ने संजीदगी से कहा। अगर वो बीन की आवाज़ पर भागी चली आती है तो ज़रूर कोई नागिन होगी। तुमने सुना होगा कि 100 साल के बाद सांप इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकता है। मेरी मानो तो इस तस्वीर को फेंक दो और दोबारा खेतों का रुख न करना। लेकिन नवाज ने उसकी बात नहीं मानी और घर जाकर वो तस्वीर आतिशदान की दरमियानी तस्वीर की फ्रेम में रख दी। उसका ख्याल था कि वो महज एक बेज़रर सी तस्वीर थी जो शादा को रास्ते में पड़ी हुई मिल गई थी। अगले रोज़ नवाज के बाप चौधरी नवाबुद्दीन की नज़र उस तस्वीर पर गई और उसने उस तस्वीर को उतार कर देखा और देर तक उसको देखता रहा यानी घूरता रहा। वाज़ेह तौर पर वो तस्वीर देखकर परेशान हो गया था। उसने नौकरों समेत हवेली के एक एक अफर्द से पूछा कि वो तस्वीर किसने वहाँ रखी थी, मगर सबका जवाब नफ़ी में था। उसने उन अफराद की तस्वीर को फ़कत एक झलक दिखाई, किसी को पूरी तस्वीर नहीं दिखाई थी और ना ही ये बताया था कि उस तस्वीर को देखकर वो इतना परेशान क्यों हो गया था। उसे ये बात मालूम नहीं थी कि उसका बेटा 2 रातों से खेतों में किसी पुरस्रार औरत से मुलाकातें कर रहा था और वही ये तस्वीर लाया था, बल्कि ये बात नवाज के दोस्त सादिक के अलावा किसी को भी मालूम नहीं थी। चौधरी ने कहा, ये किसकी तस्वीर है, ज़रा दिखाएं तो। चौधरी ने ये कहते हुए तस्वीर चूल्हे में डाल दी कि कोई बच्चा कूड़े की ढेर से तस्वीर उठाए लाया होगा। नवाज के दोस्त सादिक ने एएसआई को बताया कि 2 रोज़ तक नवाज बहुत परेशान फिरता रहा क्योंकि रात को बीन की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। तीसरी रात वो खेतों की तरफ निकल गया, मगर उसे मायूस लौटना पड़ा क्योंकि शादा कहीं नज़र नहीं आई। चौथे रोज़ वो रात के किसी पहर घर से निकल गया और वापस नहीं आया। ये मालूम नहीं हो सका कि वो बीन की आवाज़ सुनकर गया था या ऐसे ही चला गया था। और कल चांद की 14वीं तारीख थी। एएसआई ने कहा कि मेरा ख्याल है कि वो शादा के साथ कहीं चला गया होगा। कुछ पता चला शादा कौन थी? कुछ पता नहीं चला। उसने नफ़ी में सर हिलाया। ये शादा वाली कहानी सादिक के सिवा किसी को मालूम नहीं है। जिस तरीके से उसने ये कहानी सुनाई है उससे ये अफसाना ज़्यादा मालूम होती है। मेरा ख्याल है कि नवाज को गांव की किसी हसीन लड़की से इश्क हो गया होगा और वो उसे घर से भगाकर शहर ले गया है। क्या गांव की किसी लड़की की गुमशुदगी की इत्तला भी मिली है? नहीं, किसी लड़की की गुमशुदगी की इत्तला अभी तक तो नहीं मिली। हो सकता है लड़की वालों ने अपनी इज्जत की खातिर अब तक इस बात को छुपा कर रखा हो। उसकी बात माकूल मालूम होती थी, लिहाजा मैं अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। दोपहर के बाद तकरीबन 3 बजे 2 आदमी थाने पहुंचे और बताया कि थोड़ी देर पहले एक खेत से मोहम्मद नवाज की लाश मिली है। मैंने मज़कूरा एएसआई के अलावा 2 सिपाहियों को साथ लिया और तांगे में बैठकर मौजा अहमद नगर की तरफ पहुंच गया। मेरा ख्याल था कि नवाज को कत्ल किया गया था। देहातों में लड़की के मामले में कत्ल एक मामूली सी बात समझी जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर कुछ और ही किस्सा मालूम हुआ। नवाज की लाश गन्ने के खेत में पड़ी हुई पाई गई थी और उसके बाईं पिंडली पर सांप के कांटे का निशान था।
चौधरी नवाबुद्दीन का बाप कहता था कि उसके बेटे को कत्ल किया गया था। किसी ने इरादा कत्ल से सांप उस पर छोड़ा था, लेकिन वो उसका कोई सबूत पेश नहीं कर सका। मैंने गन्ने के उस खेत का मुआयना किया जहाँ से लाश मिली थी। वक़्वा पर कदमों के इतने निशानात थे कि किसी औरत के कदमों के निशानात तलाश करना बहुत मुश्किल था। वाज़ेह तौर पर कत्ल की इत्तला पाते ही सारा गांव गन्ने के खेत में पहुंच गया था। अगर वहां किसी औरत के कदमों के निशानात थे भी तो वो मिट गए थे। एक अंदाज़ा ये था कि नवाज रात के वक्त शादा की तलाश में उधर गया था और किसी जहरीले सांप पर उसका पैर पड़ गया था। नवाज के दोस्त सादिक का ये कहना था कि नवाज जिस औरत से मिलता था वो दरअसल एक नागिन थी और इंसानी रूप धार कर बीन की आवाज़ पर खेतों में आती थी। उसने नवाज को डस लिया था, लेकिन मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं था। बीन की आवाज़ वाली बात भी मशकूक थी। गांव के किसी और शख्स ने बीन की आवाज़ नहीं सुनी थी, ना ही इन दिनों कोई खाना बदोश गांव के आसपास मुकीम था। सादिक ने शादा का जो हुलिया नवाज के हवाले से बताया था, गांव में उस हुलिये की कोई लड़की मौजूद नहीं थी। शादा नाम की 2-3 औरतें गांव में मौजूद थीं, लेकिन उनकी उम्रें और हुलिये बहुत मुख्तलिफ थे। नवाज ने सादिक को ये भी बताया था कि शादा दरिया की तरफ जाती थी, यानी वो उस गांव की रहने वाली नहीं थी। सारी बात अलिफ लैलवी दास्तान मालूम होती थी, इसलिए मैंने इस मामले पर संजीदगी से तफ्तीश नहीं की और केस दाखिले दफ्तर कर दिया। तकरीबन 1 साल के बाद चौधरी नवाबुद्दीन थाने आया और बताया कि उसके दूसरे बेटे असलम की जान खतरे में है। मैंने पूछा, मामला क्या है? असलम के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो पिछले साल नवाज के साथ हुआ था। चंद रोज़ पहले मुझे पता चला कि असलम रात के वक्त चुपचाप खेतों की तरफ निकल जाता है। मैंने उसकी निगरानी करनी शुरू कर दी तो ये बात सही मालूम हुई, और ख़ास बात यह है कि रात के वक्त खेतों की तरफ से बीन की आवाज़ भी सुनाई देती है। आपको बीन बजाने वाले का पता करना चाहिए था ना? हमने बहुत कोशिश की मगर कुछ पता नहीं चला। बीन कौन बजाता है? बीन की आवाज़ थोड़ी देर के लिए सुनाई देती है। जब हमारे आदमी आवाज़ का खोज लगाने के लिए निकलते हैं तो आवाज़ आनी बंद हो जाती है और दूर दूर तक कोई बंदा परिंदा नज़र नहीं आता। असलम को हम रात के वक्त बाहर नहीं जाने देते। जब बीन की आवाज़ सुनाई देती है तो वो बेचैन हो जाता है। आपने उससे पूछा नहीं कि वो खेतों की तरफ क्या करने जाता है और बीन की आवाज़ का इससे क्या ताल्लुक़ है? वो कुछ नहीं बताता। मुझे तो यूँ लगता है कि उसके दिमाग पर असर हो गया है। कभी कभी वो अजीब हरकतें करने लगता है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। जवान लड़का है, उसे घर में बंद भी नहीं रखा जा सकता। आप हमारी कुछ मदद करें, कम से कम उस बीन बजाने वाले को पकड़कर थाने में बंद कर दे तो कुछ मसला हल हो जाए। चौधरी, बीन बजाना तो कोई जुर्म नहीं है। हम किसी शख्स को सिर्फ इस वजह से थाने में बंद नहीं कर सकते कि वो बीन बजाता है। आपका बड़ा बेटा भी बीन की आवाज़ सुनकर ही घर से निकल जाया करता था। मुमकिन है कि ये कोई नफ्सियाती मर्ज हो। आप अपने बेटे को किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। मलिक साहब, मुझे ये बात बहुत बाद में मालूम हुई कि नवाज खेतों में शादा नामी किसी लड़की से मिलने जाता था। ये तो मैंने भी सुना था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला। ये भी नफ्सियाती मर्ज ही मालूम होता है। आप मुझे ये बताएं, गांव की कोई लड़की रात के वक्त घर से निकलकर खेतों में जा सकती है? ऐसा कभी हुआ तो नहीं, लेकिन ये बात नामुमकिन भी तो नहीं। चलिए मान लिया कि नामुमकिन नहीं, लेकिन ये तो बताएं कि शादा गई कहाँ? 1 साल में उसका कोई सुराग मिला? सुराग तो कोई नहीं मिला, उसने सोचते हुए जवाब दिया। वैसे सच्ची बात यह है कि हमने कभी कोशिश भी नहीं की। क्या असलम भी किसी लड़की से मिलने जाता है? अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी। 2 आदमियों ने एक दफ़ा छुपकर असलम का पीछा किया, मगर वहाँ पर कोई लड़की नज़र नहीं आई। शायद उसने पीछा करने वालों को देख लिया था। आपको इस मामले में किस किस्म की मदद दरकार है? आप हमारे साथ चलें और ख़ुद फैसला करें कि आप क्या कर सकते हैं। अगर नफ्सियाती मामला साबित हुआ तो हम लड़के को अस्पताल में दाखिल करा देंगे। मैंने उसकी मदद करने का वादा किया और अगले रोज़ 2 आदमियों के हमरा मौजा अहमद नगर पहुँच गया। उसने हमारी रिहाइश और खाने पीने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। वो गालिबन नवंबर का महीना था और खूब सर्दी पड़ रही थी। चौधरी हमारी आमद को खुफिया रखना चाहता था, मगर एक छोटे से गांव में ऐसी बातें छुपाना बहुत मुश्किल होता है। गालिबन वो अपने बेटे से इस बात को मख्फी रखना चाहता था। ताहम मेरा ख्याल है कि उसको अभी हमारे बारे में पता चल गया था। हमें हवेली से मुल्क एक कुशादा मकान में ठहराया गया था। ये मकान गांव के किनारे पर था। इससे कुछ फासले पर प्राइमरी स्कूल था
और उससे परे दूर तक सरसब्ज खेत फैले हुए थे। दरिया का किनारा वहां से 1 या 1.5 मील दूर था। दरिया के किनारे पर पुल के करीब चंद खुश्क पहाड़ियां भी थी, जिनके बारे में ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि डाइव कॉरपोरेशन ने उन पहाड़ियों का बेशतर हिस्सा काटकर मोटरवे पर इस्तेमाल कर डाला है। बहरहाल उस ज़माने में ये पहाड़ियाँ पूरी की पूरी मौजूद थीं। हमारा प्रोग्राम ये था कि हम रात के वक्त बीन बजाने वाले सपेरे का सुराग लगाने की कोशिश करेंगे और असलम का पीछा करके पता चलाएंगे कि वो कहाँ जाता है। मैंने चौधरी नवाबदीन से कह दिया था कि वो असलम की निगरानी ख़त्म कर दे और उसे बाहर जाने से न रोके। रात के खाने के बाद चौधरी नवाबदीन हमारे पास आ बैठा। सर्दी की वजह से उसने कंबल की बुकल मार रखी थी और ख़ासा परेशान लग रहा था। उसने 2 मुलाजिमों को असलम की निगरानी पर लगा दिया था। अगर असलम बीन की आवाज़ सुनकर बाहर जाता तो एक मुलाजिम असलम के पीछे लग जाता और दूसरा फ़ौरन हमें आकर ख़बर करता। मलिक साहब, मैंने आपके कहने पर असलम की निगरानी तो ख़त्म कर दी है, मगर मैं मुतमईन नहीं हूँ, चौधरी ने कहा। असलम मेरा आखिरी बेटा है और उसको कुछ हो गया तो मैं लावारिस हो जाऊँगा। चौधरी साहब, आप चाहें तो बेशक अभी जाकर अपने बेटे को कमरे में बंद कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। कल हम सुबह वापस चले जाएंगे। आप तो नाराज़ होने वाली बात कर रहे हैं मलिक साहब। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप कार्रवाई ना करें। कार्रवाई करने के लिए कोई जवाज़ भी तो होना चाहिए। अगर हमने किसी बीन बजाने वाले को पकड़ भी लिया तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है कि उसका असल मामले से कोई ताल्लुक ही ना हो, वो सिर्फ सांप पकड़ने के लिए रात के वक्त निकलता हो। असल बात देखने वाली ये है कि आपका बेटा बीन की आवाज़ सुनकर कहाँ जाता है और किससे मिलता है। अगर आप उसको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे तो हम मामले की तह तक नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है जनाब, जैसी आपकी मर्ज़ी, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एएसआई ने कहा, आपको असलम के दोस्तों से पूछना चाहिए था। हो सकता है कि उसने अपने ख़ास दोस्त को इस राज के बारे में बता दिया हो। मैं सबसे पूछ चुका हूँ, किसी को कुछ मालूम नहीं। अगर मालूम भी है तो वो राजदारी बरत रहा है। इस वक्त सर्दी बहुत थी और हम लोग कंबल वगैरह ओढ़ कर बैठे हुए थे। एक मुलाजिम सूप बनाकर ले आया और सबको गरम गरम प्याले थमा दिए। थोड़ी देर के बाद बातचीत जिनों, भूतों और चुड़ैलों के बारे में होने लगी। एएसआई ने कहा, कहते हैं कि 100 साल के बाद शीश नाक के अंदर जून बदलने की सलाहियत पैदा हो जाती है। सुना तो हमने भी है, चौधरी ने कहा, पर ऐसा आदमी कभी देखा नहीं जो सांप से इंसान बना हो। उसकी पहचान बड़ी आसान है। सिपाही ने मुफीद मालूमात फराहम की। ऐसे आदमियों की आंखें गोल और सियाह होती हैं और वो हर वक्त होंठों पर जुबान फेरते रहते हैं। ये सब ढकोसले हैं, मैंने कहा। ढकोसले नहीं है जी, इस सिलसिले में बड़ी रिवायतें मशहूर हैं, चौधरी ने कहा। हमने अपने बड़े बूढ़ों से शीश नाक के आदमी बनने की बहुत सी कहानियां सुनी हैं। मेरे दादा कहते थे कि बचपन में एक दफ़ा वो पहाड़ी पर बैठे बकरियां चरा रहे थे। इतने में एक नाग दरिया में तैरता हुआ किनारे पर पहुंचा और झाड़ियों में कदम रखते ही खूबसूरत जवान का रूप धार लिया। उसका लिबास सब्जी माइल मिटियाले रंग का था और उस पर मैल का ज़रा सा भी धब्बा नहीं था। ये 100 साल का बूढ़ा नाग खूबसूरत जवान कैसे बन गया? मैंने कहा, अगर उसने जौन बदली भी तो उसे 100 साल बूढ़े का रूप इख्तियार करना चाहिए था। ये तो आपने बड़े पते की बात की है। एएसआई ने कहा, हमारा इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। हम आज तक यही सुनते आए हैं कि सांप जून बदलता है तो जवान आदमी का रूप धार लेता है। एक बात और है, मैंने कहा, सांप ने जून बदली और आदमी का रूप भी इख्तियार कर लिया, लेकिन उसके बदन पर कपड़े कहाँ से आए? कौन सा दर्जी उसके कपड़े सीता है? इस बात पर सबने कहकहा लगाया और महफिल जो खौफ का तासुर पैदा कर चुकी थी वो कदरे कम हो गया था। थोड़ी देर बाद हर शख्स जमाइयाँ लेने लगा। सर्दियों का मौसम था, इसलिए गरम गरम बिस्तरों में सबकी आंखें बंद होने लगी। बीन की आवाज़ अभी तक सुनाई नहीं दी थी। कुछ देर बाद मेरी भी आंख लग गई। सोने से पहले मैंने सिपाही से कह दिया था कि वो जागता रहे और अगर बीन की आवाज़ सुनाई दे तो मुझे जगा दे। तकरीबन 2 घंटे के बाद सिपाही ने मेरा कंधा हिलाया और बोला, मलिक साहब, खेतों की तरफ से बीन की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं उठकर बैठ गया। बाहर से बीन की मध्यम सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। सिपाही ने एएसआई और चौधरी को भी जगा दिया। चौधरी के मुलाजिम और मुहाफिज भी जाग गए।
میں نے گرم کپڑوں کے اوپر اوور کوٹ پہن لیا اور چودھری کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ صرف میں؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ یہ باقی لوگ ساتھ نہیں جائیں گے؟ چودھری صاحب، ہم شیر کا شکار کرنے نہیں جا رہے ہیں، میں نے کہا۔ اتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ چل پڑے تو سپیرا دور ہی سے ڈر کر بھاگ جائے گا۔ تھوڑی دیر رک جائیں، اسلم کی بھی کوئی خبر آ لینے دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور طرف نکل جائے اور ہم کسی اور طرف نکل جائیں۔ اسلم کی نگرانی کے لیے اے ایس آئی موجود ہے، میں نے کہا، اور اے ایس آئی کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر اسلم کے باہر نکلنے کی اطلاع ملے تو تم فوراً اس کے تعاقب میں روانہ ہو جانا اور ملازم کو واپس بھیج دینا، لیکن بہت احتیاط سے پیچھا کرنا۔ اگر اسلم کو پتہ چل گیا تو سارا کھیل خراب ہو جائے گا۔ چودھری نے کہا، اس چھوکری کو کسی طرح قابو میں کر لینا جس نے میرے بیٹے کو پاگل بنا رکھا ہے۔ چودھری نے پہلی دفعہ یقینی انداز میں چھوکری کا ذکر کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ کسی لڑکی کے وجود سے لا علمی کا اظہار کر رہا تھا۔ چند منٹ کے بعد میں چودھری کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ اس وقت تک اسلم کی نگرانی کرنے والے ملازم ادھر نہیں آیا تھا۔ رات سرد اور سنسان تھی۔ آسمان پر پورا چاند نکلا ہوا تھا۔ تا حد نگاہ پھیلے ہوئے کھیت رات کے اس سناٹے میں خاصے پراسرار لگ رہے تھے۔ مشرق کی طرف سے کھیتوں کے اوپر لہریں پیدا کرتی سرد ہوائیں چل رہی تھی، اور اس پراسرار ماحول میں بین کی غمناک آواز ہوا کے دوش پر آتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز بھی بہت تیز اور کبھی آہستہ ہو جاتی۔ اگرچہ میں نے کئی دفعہ بین سنی تھی، مگر رات کے اس سناٹے میں وہ آواز دل پر عجیب اثر کر رہی تھی۔ اس میں غم اور خوف کی کیفیت ملی ہوئی تھی۔ ہم پرائمری اسکول کے بائیں جانب سے گزر کر آواز کی سمت بڑھنا شروع ہو چکے تھے۔ میں نے اپنا سروس ریوالور ساتھ رکھ لیا تھا۔ ہمارے ارد گرد مکئی، گنے اور جوار وغیرہ کے کھیت لہلہا رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کیکر اور شیشم کے بلند قامت پیڑ استادہ تھے۔ میری خواہش یہ تھی کہ ہم سائے میں آگے بڑھیں تاکہ کم از کم کھیتوں کی اوٹ میں رہیں، مگر ہر جگہ سایہ اور اوٹ میسر نہیں تھی۔ ابھی ہم نے 2-2.5 فرلانگ کا فاصلہ طے کیا تھا کہ بین کی آواز مدھم ہو گئی، اور یوں محسوس ہوا کہ اس کی سمت بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ میں نے چودھری کو روکتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، کچھ محسوس کیا آپ نے؟ چودھری نے کمبل کی بکل مار رکھی تھی اور منہ سر لپیٹ رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ ایسا لگتا ہے کہ بین کی آواز کا رخ تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے اس طرف سے آ رہی تھی، اب اس طرف سے آ رہی ہے، میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ چودھری نے کانوں سے کمبل ہٹایا اور آواز کے بارے میں غور کرنے لگا، اور اس کے بعد بولا، ہاں، لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ ہوا کا کرشمہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ اور نہ ہو۔ اور کیا؟ یہ سارا معاملہ ہی جناتی قسم کا ہے۔ ناگن کا عورت کا روپ اختیار کر جانا اور بین کی آواز پر کھینچے چلے آنا، سچ پوچھے تو مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہونے لگی ہے۔ میں نے غور سے بین کی آواز سنی اور اپنا رخ اس کی نئی سمت کی طرف کرتے ہوئے کہا، اب تو منزل پر پہنچ کر ہی واپس پلٹیں گے۔ قدم بڑھائے۔ میں یہ بتانا بھول گیا کہ چودھری کے پاس ڈبل بیرل شاٹ گن تھی جسے اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ کارتوسوں کی پیٹی اس کے ساتھ کندھے سے لٹک رہی تھی۔ ہم نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ بین کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ہمارے دائیں طرف پہاڑیاں تھیں اور آگے کچھ دور دریا کا نشیبی علاقہ شروع ہو جاتا تھا جس میں کثرت سے جماؤ اور سرکنڈے اگے ہوئے تھے۔ رات کے وقت اس وسیع جنگل میں ایک نامعلوم سپیرے کو تلاش کرنا بہت مشکل کام تھا۔ ہم ایک ٹیلے کے پاس رک کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ چودھری نے دوبارہ اس امر کا اظہار کیا کہ وہ کچھ گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اس کی گھبراہٹ کچھ عجیب قسم کی تھی۔ اسی لمحے ایک مدھم چیخ رات کے سناٹے میں ابھرتی سنائی دی۔ وہ اتنی دردناک قسم کی چیخ تھی۔ چیخ کی آواز سنتے ہی چودھری سینے پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ چیخ کچھ جانی پہچانی معلوم ہوتی ہے، اس نے کہا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ تبھی میں نے ایک کالی سی شے کو سرکنڈے کے پودوں میں روپوش ہوتے دیکھا۔ وہ کھیتوں سے نکل کر تیزی سے سرکنڈوں میں داخل ہو گئی تھی۔ میں فقط اس کا ہیولا ہی دیکھ سکا تھا، یہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ وہ کوئی انسان تھا یا درندہ۔ میرے دل میں اس شے کا پیچھا کرنے کا خیال بھی آیا، مگر چودھری کی حالت اور چیخ کی آواز نے مجھے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ میں نے چودھری کو ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا اور ہم اس سمت روانہ ہوئے جس سمت سے چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔
خدا خیر کرے، چودھری بار بار کہہ رہا تھا، خدا خیر کرے، میرا بیٹا خیریت سے ہو۔ 3-4 منٹ کے بعد کچھ دور سے ASI کی آواز سنائی دی، ملک صاحب، ملک صاحب۔ قربان علی، میں نے جواب دیا، ہم آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ASI قربان علی آوازیں لگاتا اور دوڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ ملک صاحب، آپ نے کسی عورت کو ادھر جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ اس نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ ایک سیاہ حولا ادھر سے نظر تو آیا تھا، میں نے کہا، پتہ نہیں وہ عورت تھی یا کوئی اور شے تھی۔ یقیناً وہی تھی، اس نے سیاہ لوئی اوڑھ رکھی تھی۔ وہ میری نظروں کے سامنے چھلاوے کی طرح غائب ہو گئی۔ آئیں، اس کی گرفتاری بہت ضروری ہے۔ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ چودھری نے پوچھا۔ جلدی چلیں، ASI نے چودھری کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہ عورت ہاتھ سے نکل گئی تو بہت برا ہوگا۔ چودھری صاحب، آپ بھی چلیں۔ فکر نہیں کرو، میں نے کہا، آگے دریا ہے، وہ کہیں نہیں جا سکے گی۔ ہم نے دریا کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ چودھری کی عمر زیادہ تھی، اس لیے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے ASI کو وہ جگہ بتائی جہاں میں نے اس عورت کو سرکنڈوں میں داخل ہوتے دیکھا تھا، اور چند ہوائی فائر کر دیے۔ تم چودھری صاحب کے ساتھ اس طرف سے آگے بڑھو، میں ذرا آگے سے گھیرا ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چودھری نے سرکنڈوں کے اندر فائر کرنے کے لیے اپنی شاٹ گن سیدھی کی تھی، لیکن میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، نہ، یہ غلطی نہ کرنا۔ اگر کوئی زخمی یا ہلاک ہو گیا تو آپ پر کیس بن جائے گا۔ میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ چودھری نے میرے سمجھانے پر سیدھا فائر نہیں کیا، تاہم اپنا غصہ کم کرنے کے لیے 2 ہوائی فائر کر دیے۔ میں تھوڑا سا آگے چلا گیا اور سرکنڈوں کے درمیان دوڑتا ہوا دریا کی طرف بڑھا، ساتھ ہی چاروں طرف دیکھتا بھی جاتا تھا۔ جب میں کھلی جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی ناؤ جس میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، دریا کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے پرتعسف انداز میں ہاتھ ملے، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ دریا پر کشتی کا انتظام بھی تھا۔ کشتی دوسرے کنارے کے قریب پہنچ چکی تھی، اتنے میں ASI اور چودھری بھی دریا کے کنارے پر پہنچ گئے۔ اوہ، یہ تو ہاتھ سے نکل گئے، ASI نے کہا۔ ہم پل کے اوپر سے ان کے پیچھے جا سکتے ہیں، چودھری نے کہا۔ فاصلہ بہت زیادہ ہے، میں نے پل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کم از کم 2 میل کا چکر پڑ جائے گا، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا، کیونکہ بیچ میں پہاڑی بھی ہے۔ چودھری ان کا تعاقب کرنے پر اصرار کرنے لگا۔ ASI نے مجھے ایک طرف لے جا کر کان میں کہا، ملک صاحب، چودھری کا بیٹا شاید ختم ہو چکا ہے، ہمیں اس کی خبر لینی چاہیے، وہ مکئی کے کھیت میں پڑا ہے۔ میں نے چودھری سے کہا، کشتی والے کوئی سیدھے سادھے ماہی گیری بھی تو ہو سکتے ہیں، یہ لوگ رات کے وقت دریا میں کانٹے وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور صبح آ کر کانٹوں میں پھنسی ہوئی مچھلیاں نکال کر لے لیتے ہیں۔ آپ آئے، آپ کے بیٹے کا پتہ کرتے ہیں۔ تینوں سرکنڈوں اور کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے مکئی کے کھیت کے پاس پہنچ گئے۔ ہم نے اسلم کو اس طرف کھیت کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ASI نے کہا، وہ عورت بھی اسی کھیت سے نکل کر بھاگی تھی۔ غالباً وہ چودھری کو ذہنی طور پر صدمہ برداشت کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ آپ نے اس عورت کو اس وقت کیوں نہیں پکڑا؟ چودھری نے کہا، اور وہ چیخ کس نے ماری تھی؟ میں اس چیخ کی وجہ سے الجھن کا شکار ہو گیا تھا، اور وہ عورت بالکل چھلاوے کی طرح نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ میں اس کو ڈھونڈتا ہی رہ گیا، پتہ نہیں اسلم کہاں چلا گیا۔ ASI نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، کھیت کے اندر دیکھنا پڑے گا۔ ہم تینوں مکئی کے قدآور کھیت کے اندر داخل ہو گئے۔ چودھری خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار بیٹے کو آواز دی، پھر بولا، اوہ، پر وہ کھیت کے اندر کیا کرنے گیا تھا؟ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ وہ اب تک اندر بیٹھا ہوگا۔ ASI ہم سے آگے تھا اور اس نے ہاتھ میں ٹارچ بھی پکڑی رکھی تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد مکئی کے پودوں کے درمیان کپڑوں کی جھلک دکھائی دی۔ ASI نے ان کپڑوں پر روشنی ڈالی تو رات کی خاموشی میں پھنکارنے کی آواز گونجی، اور ایک 2-2.5 فٹ لمبا سانپ جو اسلم کے بے حس و حرکت جسم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، زمین سے 3-4 فٹ اونچا اچھلا۔ واضح طور پر وہ ASI پر حملہ آور ہوا تھا، مگر پودے اس کی راہ کی رکاوٹ بن گئے تھے۔ پھر وہ زمین پر گرا اور تیزی سے ایک طرف نکل گیا۔ چودھری پہلے تو سانپ سے ڈر کر پیچھے ہٹا، پھر جب اس کی نظر بیٹے کی لاش پر پڑی تو اس نے سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے لاش کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ اس کی بائیں پنڈلی پر سانپ کے کاٹنے کا نشان موجود تھا۔ اس اثنا میں مجھے قمیض کی جیب میں ایک تصویر کا کونا نکلا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے چودھری کی نظر بچا کر وہ تصویر نکال لی اور اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔
यहाँ पर इस कहानी का हाल का बाब बंद हो गया और माजी का दरीचा खुल गया। मैं 3 रोज़ के बाद दोबारा मौज़ा अहमदनगर पहुँचा और वारदात की बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। अगरचे चौधरी के दोनों बेटे सांप के काटने से हलाक हुए थे, लेकिन जो वाक़यात मेरे मुशाहिदे में आए थे उससे अंदाज़ा ये होता था कि दोनों भाइयों को कत्ल किया गया था और सांप को आलाए कत्ल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। जो तस्वीर मकतूल असलम की जेब से बरामद हुई थी वैसी ही तस्वीर थी जैसी शादा ने नवाज को दी थी। तस्वीर एक मर्द और एक औरत की थी। उनके सरों वाला हिस्सा कटा हुआ था। दोनों ने रेशमी सूट पहना हुआ था और उनके पैरों में पाजेब भी थी। उस औरत के पैरों में पाजेब भी थी। चूँकि वो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी इसलिए कपड़ों के रंग का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। औरत दुबली पतली थी और लड़की सी मालूम होती थी। उसके दुपट्टे में गोटा लगा हुआ था। मर्द सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस था। उसने कंधे पर पटका डाल रखा था और उसके गले में हार भी नज़र आ रहा था। उसका जिस्म भारी था और लड़की के मुकाबले में खासा बड़ा लगता था। गालिबन लड़की से दुगनी उम्र का था। उसने तल्ले वाला खुस्सा पहन रखा था। वाज़ेह तौर पर इस तस्वीर का सारी कहानी से गहरा ताल्लुक़ था। मैंने चौधरी को तस्वीर नहीं दिखाई, ना ही उसके बारे में कुछ पूछा, चूँकि इससे पहले चौधरी वैसी ही एक तस्वीर देखकर परेशान हो चुका था। इसलिए मेरा अंदाज़ा ये था कि तस्वीर में जो मर्द था वो चौधरी ही था और गालिबन वो दूसरी शादी की तस्वीर थी। मैंने इधर उधर से पूछगछ की तो पता चला कि 21-22 साल पहले चौधरी ने दूसरी शादी की थी और निकाह गांव के मौलवी कुतुबुद्दीन ने पढ़ाया था। अब मुझे आगे बढ़ने के लिए एक सिरा मिल गया था। मैं बग़ैर तफ्तीश मौलवी कुतुबुद्दीन के पास पहुंच गया। इस वक्त दिन के 10 या 11 बजे थे और मौलवी कुतुबुद्दीन मस्जिद के कच्चे सहन में, जहां सर्दियों की धूप फैली हुई थी, बच्चों को सिपारा पढ़ा रहा था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी और उम्र 65 और 70 साल के दरमियान मालूम होती थी। बच्चों की तादाद दर्जन भर के करीब थी। उनमें लड़कियों की तादाद ज़्यादा थी। मैंने बच्चों को छुट्टी दे दी और मौलवी साहब के पास जाकर बैठ गया। वो फ़िक्रमंदी से मेरी तरफ देखने लगा। चूँकि मैं वर्दी में था इसलिए उसने बच्चों को छुट्टी देने पर कोई एतराज़ नहीं किया। गालिबन वो समझ गया कि मामला अहम है। आओ जी थानेदार साहब, उसने कहा। खैर ना लाए हो ना? मेरा नाम मलिक सफदर हयात है, मैंने कहा। हमें देखकर लोग समझ जाते हैं कि खैर नहीं है। आप मौलवी कुतुबुद्दीन हैं? हाँ जनाब, फिदवी का नाम यही है। गांव की निकाह भी आप ही पढ़ाते हैं? जी हाँ, निकाह भी पढ़ाते हैं और जनाजे भी पढ़ाते हैं। बच्चों को सिपारे भी पढ़ाते हैं। मैंने असल बात की तरफ आते हुए पूछा, चौधरी साहब, नवाबदीन का दूसरा निकाह भी आपने ही पढ़ाया था? उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, यह तो बड़ी पुरानी गल है। 22 साल हो गए हैं इस बात को। ये बहुत पुरानी बात है। लड़की का नाम क्या था और उसकी उम्र कितनी थी? नाम तो मुझे भूल गया है। उम्र यही कोई 24-25 साल की होगी। मेरा तो ख्याल है कि उसकी उम्र 19-20 साल होगी, मैंने कहा। और चौधरी की उम्र उस वक्त कितनी होगी? सरकार, गल की ये गल भी बता देंगे, पहले जवाब तो दें। चौधरी की उम्र का हिसाब आप खुद लगा लें। इस वक्त उसकी उम्र 65 साल से ज़्यादा होगी, यानी लड़की की उम्र 20 साल और चौधरी की 40 साल। मैंने 22 साल पीछे का हिसाब लगाया। ये निकाह किसकी रजामंदी से हुआ था? लड़की का वली कौन बना था? ये तो जी बड़ी पुरानी गल हो चुकी है। इतनी पुरानी गल किसको याद रहती है? आपको पता ही है कि लिखत पढ़त में हम करते नहीं। कोई चाचा बाबा लड़की का वली बन गया होगा। ये चौधरी की दूसरी बीवी आजकल कहाँ होती है? पता नहीं जी, सुना था मियाँ बीवी में कोई अनबन हो गई थी, इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि ये औरत आजकल कहाँ है? उसका कोई घर बार, कोई अता पता और कोई सगे साग भी तो है या नहीं? ये लड़की कहाँ की रहने वाली थी? उसने सर झुका लिया और कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने खुंखार कर गला साफ किया और बोला, मलिक साहब, मैं सीधा साधा मौलवी हूँ, कोई थानेदार नहीं हूँ। मैं निकाह पढ़ाकर अपने घर आ जाता हूँ और मियाँ बीवी अपने घर चले जाते हैं। बाद में कुछ होता है तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये देखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है कि शादी लड़की और उसके घर वालों की रजामंदी से हो रही है। अगर आप मेरे सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं देंगे तो मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्या वो लड़की इस गांव की थी या किसी और जगह की रहने वाली थी? मलिक साहब, अगर आप लड़की के बारे में जानना चाहते हैं तो झूरे माझी से पूछें। वही उस लड़की को लाया था, लेकिन ये बात मुझे बाद में मालूम हुई थी। झूरे माझी का नाम सुनकर मैं चौंका। एक झूरा माझी बहुत
مشہور ڈکیت تھا اور میں اس کی وارداتوں کی بے شمار کہانیاں سن چکا تھا۔ جس زمانے میں وہ وارداتیں کیا کرتا تھا اس زمانے میں اسکول میں پڑھاتا تھا، اس لیے میں اس کی بہادری سے بہت متاثر تھا۔ کیا آپ جھورے ماجھی ڈکیت کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، میں اسی کی گل کر رہا ہوں۔ وہ آج کل کہاں ہوتا ہے؟ ادھر جرنیلی سڑک پر جہاں بسیں رکتی ہیں، پکوڑے بیچتا ہے۔ اس زمانے میں چودھری کا خاص آدمی تھا اور خطرے کے موقع پر چودھری کی حویلی میں آ کر چھپ جایا کرتا تھا، لیکن اب چودھری اس کو بالکل نہیں پوچھتا۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں پوچھتا؟ اس کو دیکھ کر آپ کو خود ہی ساری بات معلوم ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، آپ سے بعد میں بات ہوگی، میں پہلے جھورے ماجھی سے مل لوں۔ جس شخص کے اچھے یا برے کارنامے انسان نے لڑک پن سے سنے ہوں، اس سے ملنے کا دل میں بہت شوق ہوتا ہے۔ میرے دل میں بھی جھورے ڈکیت سے ملنے کا ایسا ہی شوق تھا۔ بس میں مسجد سے نکل کر مین روڈ پر جا پہنچا۔ وہاں ایک چھپر ہوٹل، ایک پان سگریٹ کی دکان، ایک سائیکلوں کے پنکچر لگانے والی دکان اور ایک مویشیوں کے چارے کا چھپر بنا ہوا تھا۔ ہوٹل کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص پکوڑے بنا رہا تھا۔ اس نے تیل آلود میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور رنگ اس کا سانولا تھا۔ اس کے قریب ہی 2 بیساکھیاں بھی پڑی ہوئی تھی۔ میں ذرا آگے کو ہوا تو دیکھا کہ اس شخص کی ایک ٹانگ نہیں ہے، وہ ایک ٹانگ سے محروم تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہاں کوئی جھورا ماجھی بھی ہوتا ہے؟ اس نے کڑھائی سے گرم گرم پکوڑے نکال کر سیاہ رنگ کے تیل آلود تھالی میں ڈالے اور میری وردی کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، کون سا جھورا ماجھی؟ وہ جو کسی زمانے میں ڈکیت ہوا کرتا تھا۔ وہ جھورا ماجھی مر چکا ہے، اس نے جواب دیا اور ایک گاہک کو پکوڑے تول کر دینے لگا۔ مولوی قطب الدین نے مجھے بتایا کہ وہ ادھر پکوڑے بیچتا ہے۔ اس نے گاہک سے پیسے لے کر صندوقچی میں ڈالے اور اطمینان سے بولا، پکوڑے بیچنے والا جھورا ماجھی تو میں ہوں۔ واضح طور پر وہ اپنی حالت پر طنز کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر واقعی مجھے افسوس ہوا۔ میرے تصور میں جو جھورا ماجھی تھا وہ بندوق بغل میں دبائے گھوڑے کی سواری کرتا ہوا ایک لمبا تڑنگا نڈر نوجوان تھا۔ وہ ایک ٹانگ سے محروم اور پستی میں پڑا ہوا شخص کسی طور پر بھی میرے تصور پر پورا نہیں اترتا تھا۔ تم وہی ڈکیت ہو جس کے انگریزوں کے زمانے میں بڑے قصے مشہور تھے؟ پتہ نہیں جی اب تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ خدا سب کو اس ذلت کی زندگی سے بچائے، اس نے کہا، پھر قدر توقف کے بعد پوچھا، کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ میں ایک پرانے کیس کی تفصیل پوچھنے آیا ہوں۔ یہ پکوڑے کسی اور کے سپرد کر دو اور میرے ساتھ آؤ۔ تھوڑی دیر کے لیے ادھر چل کر بیٹھتے ہیں۔ اس نے کوئی تعارض نہیں کیا اور ہوٹل کے ایک بیرے کو اپنے سامان کا خیال رکھنے کا کہہ کر بیساکھیاں اٹھا لی۔ کچھ فاصلے پر ایک کمرے کی حجرہ نما مسجد بنی ہوئی تھی۔ ہم اس میں جا بیٹھے۔ جھورے، میں نے سنا ہے کہ کسی زمانے میں تم چودھری نواب دین کے منظور نظر تھے۔ اسے تو تمہارا بڑا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اس نے پھیکی سی ہنسی ہنس کر کہا، جو شخص اوپر والے کی نظروں سے گر جاتا ہے اس کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ میں چودھری کے در کا کتا تھا اور اس کے اشارے پر شکار کیا کرتا تھا۔ جب میں شکار کرنے کے قابل نہیں رہا تو اس نے مجھے دھتکار دیا۔ تم نے تو بڑی لوٹ مچا رکھی تھی اور بڑا مال لوٹا تھا، وہ سب کہاں گیا؟ حرام کا مال تھا، حرام راستے پر خرچ ہو گیا۔ رب کا یہی بڑا کرم ہے کہ میں زندہ ہوں اور اپنی روزی خود کما لیتا ہوں۔ آپ حکم کریں، کون سے کیس کی تفصیل پوچھنے آئے ہیں؟ 21-22 سال پہلے چودھری نواب دین نے ایک لڑکی سے شادی کی تھی اور میں نے سنا ہے کہ یہ لڑکی تم کہیں سے اغوا کر کے لائے تھے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے جی، وہ لڑکی میں نے چودھری کے حکم پر اغوا کی تھی، اس نے جواب دیا۔ پھر تفصیل بتاتے ہوئے کہا، 22 سال قبل چند استانیاں پکنک منانے دریا پر ہی آئی تھیں اور انہوں نے ڈاک بنگلے میں قیام کیا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک استانی کا نام عطیہ بیگم تھا۔ وہ نہایت ہی حسین لڑکی تھی۔ اتفاق سے چودھری کی اس پر نظر پڑ گئی اور دیکھتے ہی اس پر لٹو ہو گیا۔ اس نے جھورے ماجھی کو بلا کر کہا، جھورے، ایک لڑکی اغوا کرنی ہے اور وہ آج ڈاک بنگلے میں ٹھہری ہوئی ہے۔ جھورا ان دنوں اپنے جوبن پر تھا۔ اس نے سینہ تان کر کہا، کب تک چاہیے یہ لڑکی؟ تم اسے آج رات کو اغوا کر لو اور 6-7 دن تک اپنے ٹھکانے پر رکھو۔ ہم اپنے ٹھکانے پر رکھیں؟ جھورے نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، لیکن لڑکی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ 6-7 دن کے بعد میں لڑکی کو آ کر لے جاؤں گا۔ جھورے کو چودھری کی یہ منطق سمجھ میں نہیں آئی، تاہم وہ آدھی رات کے وقت اپنے نصف درجن ساتھیوں کے ہمراہ ڈاک بنگلے پر پہنچا اور نہایت آسانی سے عطیہ نامی استانی کو اغوا کر کے لے گیا۔ استانیوں کے ساتھ صرف 2 یا 3 مرد ٹیچر تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی مزاحمت کی کوشش نہیں کی۔
7 रोज के बाद चौधरी नवाबुद्दीन जूरे मांझी के ठिकाने पर पहुंचा और ऊंची आवाज में कहा, ओए, मुझे पता चला है कि तुम लोगों ने कोई लड़की यहाँ छुपा रखी है। जूरे ने प्रोग्राम के मुताबिक कहा, चौधरी साहब, आप कहाँ से रंग में भंग डालने आ गए हैं। चौधरी ने उसको खूब डांट डपट की और लड़की को बाहर बुलवाकर उसका नाम पूछा और उसका पता ठिकाना पूछा। अतिया बेगम मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती थी और बुरी तरह सहमी हुई थी। उसने चौधरी को हमदर्द देखकर रोना शुरू कर दिया। चौधरी ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, अब तुम कोई फिक्र नहीं करो, मैं इन बदमाशों को ऐसी सज़ा दूंगा कि सारी उम्र याद रखेंगे। आओ मेरे साथ। उसने अतिया को तांगे पर बिठाया और अपने साथ हवेली में ले गया। जूरे मांझी ने मुझसे कहा कि सरकार, हमने लड़की को उंगली भी नहीं लगाई थी और बड़े आराम से रखा था। उसने अपनी बात ख़त्म करने के बाद कहा कि जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी चौधरी पर आती है। मैंने गुस्से से कहा, ओए झूरे, मैं तुम्हें उठाकर तेल की कढ़ाई में फेंक दूं और ये कहूं कि बाद में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी तेल पर आती है, तो तुम क्या महसूस करोगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरकार। अगर मैं इतना अक्लमंद होता तो डकैती का पेशा क्यों इख्तियार करता। कोई शरीफाना पेशा इख्तियार करके बीवी बच्चों के साथ शरीफाना ज़िंदगी नहीं गुजार रहा होता। आज मेरे पास न लूटी हुई दौलत है और ना ही जवानी और ताकत रही। आज मैं पकौड़े बेचकर पेट का दोजक भरता हूँ और अगर कोई गुस्से में गाली दे तो खामोश बैठा रहता हूँ। सच्ची बात है कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अतिया बेगम अब कहाँ है? ये बात आपको बाबा ताजदीन से मालूम हो सकती है। मैंने सिर्फ इतना सुना था कि चौधरी ने लड़की से निकाह पढ़वा लिया था, बाद में कुछ गड़बड़ हो गई थी। बाबा ताजदीन कौन है? ये चौधरी नवाबुद्दीन का चाचा या ताया लगता है। उसके पास चौधरी जितनी ज़मीनें नहीं हैं। गरीबों और परेशान हाल लोगों का बड़ा ख्याल रखता है। बहुत नेक आदमी है। मैंने उससे ताजदीन के घर का पता पूछा और जाने के लिए खड़ा हो गया। वो बैसाखी टेकता हुआ दोबारा अपने थर्रे पर जा बैठा। उसके चेहरे पर दुनिया भर की हसरतें नक्श थी। बाबा ताजदीन एक पुख्ता मकान में रहता था। बाबा ताजदीन एक पुख्ता मकान में रहता था जो चौधरी नवाबुद्दीन की हवेली से कुछ फासले पर था। उसने मुझे बैठक में बैठाया और लस्सी पानी का पूछा। उसकी उम्र 80 और 85 साल के दरमियान मालूम होती थी। उसके बावजूद उसके सर और दाढ़ी के बाल आधे से ज़्यादा काले थे। उसके 2 बेटे थे, जिनमें से एक बेटा घर में मौजूद था। उसके अलावा पोते पोतियों की एक कसीर तादाद थी, जिनसे घर पे खूब रौनक थी। रस्मी बातचीत के बाद बाबा ताजदीन ने बताया कि वो चौधरी नवाबुद्दीन का सगा चाचा था। नवाबुद्दीन का बाप उसका बड़ा भाई था। मैंने कहा, नवाबुद्दीन तो बहुत बड़ा ज़मींदार है, लेकिन आपकी हैसियत उसके मुकाबले में बड़ी माठी सी नज़र आती है। मलिक साहब, गल ये है कि सारा माल मवेशी ढोर ढंगर इत्थे ही रह जाना है। बंदे का अपने रब के साथ मामला सीधा होना चाहिए। मेरे बड़े भाई ने ज़्यादा ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। मैंने कहा, कोई गल नहीं, लियो जी, वो भी अगले जहाँ जा पहुँचे हैं, हमें भी एक दिन वहीं पहुँच जाना है। उसके बेटे ने कहा, अगर अब्बा जी हमको मना नहीं करते तो बड़ा खून खराबा हो जाता। आज देख लीजिए, भाई नवाबुद्दीन अकेला तन्हा रह गया है। उसके दोनों बेटे अल्लाह को प्यारे हो गए। बस बंदे को अल्लाह की लाठी से डरते रहना चाहिए। कुछ देर तक मैं दोनों के शिकवे शिकायतें सुनता रहा। फिर अतिया बेगम का जिक्र छेड़ दिया। इस ज़मन में उन्होंने जो वाक़यात बताए, मैं अपने अल्फाज में आपके सामने पेश करता हूँ। चौधरी नवाबुद्दीन अतिया बेगम को जूरे मांझी से छुड़ाकर घर ले आया और उसके ख़ानदान के बारे में मालूमात हासिल की। उनकी मालूमात के मुताबिक अतिया बेगम एक मुतवस्सित मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसके 2 भाई और 2 बहनें थीं। वो भाइयों से छोटी और बहनों से बड़ी थी। ये मालूमात हासिल करने के बाद चौधरी ने 3 दिन तक खामोशी इख्तियार किए रखी। चौथे दिन उसने अतिया बेगम से कहा कि मैंने 2 आदमी तुम्हारे घर भेजे थे, वहाँ बड़ी गड़बड़ चल रही है। कैसी गड़बड़ जी? अतिया ने पूछा। तुम्हारे मोहल्ले में ये चर्चा हो रहा है कि तुम अपने किसी आशिक के साथ भाग गई हो। वहाँ तुम्हारी बड़ी बदनामी हो चुकी है। तुम्हारे माँ बाप बड़े परेशान हैं। उन्होंने लोगों से कह दिया है कि अब अतिया की इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हारे भाई बहुत गुस्से में हैं और तुम्हारे कत्ल की बातें कर रहे हैं। अतिया ने रोना शुरू कर दिया। चौधरी ने उसे तसल्ली दी और कमरे से निकल आया। 2 दिन के बाद उसने अतिया के सामने शादी की तजवीज़ रख दी। इन 2 रोज़ के दौरान अतिया सोच सोच कर परेशान हो रही थी। उसके जी में कई बार आया कि वो खुदकुशी कर ले। ऐसी सूरत हाल में चौधरी की तजवीज़ पर गौर करने पर मजबूर हो गई।
उस वक्त चौधरी अगर उसे किसी मज़ारे से शादी करने को कहता तो भी वो राज़ी हो जाती। उस वक्त चौधरी नवाबुद्दीन की 3 बेटियां थीं, लेकिन बेटा कोई नहीं था। वो दूसरी शादी औलादे नरीना के लिए करना चाहता था। उसकी बीवी इस बात पर खुश नहीं थी, मगर बोल कुछ नहीं सकती थी। अतिया बेगम ने शादी पर आमादगी का इजहार नहीं किया था, मगर चौधरी ने उसकी खामोशी को निम रजामंदी जाना और मौलवी कुतुबुद्दीन को बुलाकर चंद खास लोगों की मौजूदगी में निकाह पढ़वा लिया। अतिया ने उस बात को अपना मुकद्दर समझकर हवेली में सुकूनत इख्तियार कर ली। चौधरानी का उससे सुलूक अच्छा नहीं था, मगर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। उसका आगे पीछे कोई था ही नहीं, वो किसके बलबूते पर बोलती। चंद माह के बाद वो उम्मीद से हुई तो चौधरी ने उससे कहा कि बेटा होना चाहिए। वो पढ़ी लिखी और रोशन ख्याल औरत थी। उसने चौधरी की बात के जवाब में कहा, यह तो अल्लाह की देन है, जिसको चाहे बेटा दे और जिसको चाहे बेटी दे। ओ ये किताबी बातें किसी और को बताना, चौधरी ने बरहमी से कहा। हम सीधे साधे जट लोग हैं, ये बातें हमारी समझ में नहीं आती। औरत कोशिश करे तो सब कुछ हो सकता है। आपका मतलब है कि बेटा पैदा करना औरत के इख्तियार में है? हाँ, यही मतलब है। अतिया ने दबी जुबान से कहा, शायद आपने चौधरानी जी को ये बात नहीं बताई होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? जी कुछ नहीं, ऐसे ही एक बात मुँह से निकल गई थी। बात यह है अतिया बीबी कि मुझे जायदाद का वारिस चाहिए, वरना मेरी लाखों की जायदाद वगैरह किसी और के हाथ लग जाएगी और वो गैरों में चली जाएगी। अतिया को चौधरी की बातें बड़ी अजीब लग रही थी। उसने डरते डरते कहा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? कोई बात नहीं, जो भी कहना चाहती हो कहो। जी कुछ इल्म की बात है। वो जी बात यह है कि मैं स्कूल में पढ़ाती रही हूँ ना, इसलिए मेरे जहन में इल्म की बातें ही आती हैं, जिनको आप किताबी बातें कहते हैं। अच्छा अच्छा, कह दे फिर, आज तेरी बात भी सुन लेते हैं। जी बात यह है कि मरने के बाद आदमी का इस दुनिया से राब्ता तो ख़त्म हो जाता है। अतिया बेगम ने कहा, ज़मीन और जायदाद ख्वाह अपनों के पास रहे या गैरों के हाथ चली जाए, मरने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको जिस बात से फ़र्क पड़ता है वो उसके अच्छे अमल और नेक औलाद है। तुम्हें उस दुनिया की बातें कैसे मालूम हो गई? क्या तुम उधर से होकर आई हो? ये बातें अल्लाह अपने बरगज़िदा बंदों को बताता है और वो मखलूक खुदा की भलाई के लिए इन बातों को आम कर देते हैं। अल्लाह के कलाम में भी ऐसी बातें मौजूद हैं। अतिया बेगम ने अपनी बात मुकम्मल की तो चौधरी ने कहा, मैंने ये सारी बातें सुनी हुई हैं, जब मौत आएगी तो देखा जाएगा। मैं लावलद नहीं मरना चाहता। तुम्हें पता नहीं, मेरे चाचे की औलाद मेरी ज़मीनों पर नज़र लगाए हुए बैठी है। अगर मैं बेटे के बगैर मर गया तो उनके घर में देगे खुरना शुरू हो जाएगी। बेटी की ख्वाहिश तो मुझे भी है, मगर मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ, देने वाला ऊपर बैठा है। अतिया बेगम ने कहा, जिस इंसान को खुदा पर यकीन ना हो उसके लिए दुनियावी शान और शौकत ही सब कुछ होती है। यकीन और तवक्कुल की बातें उसे बहुत छोटी लगती हैं। चौधरी भी ऐसा ही शख्स था। वो दुनियादारी के दलदल में खासी गहराई तक फंसा हुआ था, इसलिए वो औलादे नरीना की ख्वाहिश के खिलाफ कोई नसीहत सुनने पर तैयार नहीं था। वो हर वक्त अतिया बेगम को ये याद दिलाता रहता था कि उसे बेटा चाहिए। इत्तेफाक से 3 महीने के बाद चौधरानी भी उम्मीद से हो गई। अब दोनों सौकने में एक नफसियाती कशमकश शुरू हो गई। चौधरानी, जिसका नाम मुख्तार बीबी था, पीरों फ़कीरों के पास जाना शुरू कर दिया था उसने। हवेली में आने जाने वाली औरतें सब उसी की हिमायतें थीं और हर वक्त उसे यकीन दिलाती रहती थी कि उसके यहाँ बेटा और सौकन के यहाँ बेटी होगी। अतिया बीबी अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करती, मगर ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत दुख होता। मुसीबत ये थी कि हवेली में उसका कोई हमदर्द भी नहीं था। वो किसी से दिल की बात भी नहीं कर सकती थी। कभी कभार वो बाबा ताजदीन के घर चली जाती थी और वहाँ उसे बड़ा सुकून मिलता था। एक सुबह उसने चौधरानी की कुछ बातें सुन ली। वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी और नूर बानो नामी दाई उसकी मालिश कर रही थी। दोनों दबी आवाज़ों में बातें भी कर रही थी। अतिया बेगम बंद दरवाजे के सामने से गुजरने लगी तो मुख्तार बीबी की आवाज़ सुनकर ठिठक गई। वो कह रही थी, इस डायन का पक्का बंदोबस्त होना चाहिए। अगर उसने बेटा जन्म दिया तो ये चौधरी की पग का शिमला बन जाएगी। फिर मेरी इस हवेली में कोई औकात नहीं रहेगी। ना जी ना, खुदा न करे, नूर बानो ने ऐसा कहा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सोना रब तुसा ने पुत्र देसी, मतलब कि अल्लाह तुझे बेटे से नवाजेगा। तेरी सौकन का मुंह आप ही आप काला हो जाएगा। फिर भी अगर उसे बेटा हो गया तो फिर कोई दूसरा रास्ता देख लेंगे। अतिया बेगम के कान में दाई नूर बानो की आवाज़ आई। कौन सा दूसरा रास्ता? कुछ देर खामोशी के बाद अतिया के कानों में नूर बानो की आवाज़ आई,
تو उसे जहर दे देंगे। अब तूने काम की बात की है, चौधरी ने कहा। ये एक बात अच्छी तरह याद रखना वरना तेरी खैर नहीं। ये बात सुनकर अतिया सर से पैर तक कांप गई। वो दोनों औरतें उसके होने वाले बच्चे के कत्ल का मंसूबा बना रही थी और वो दरवाजे से हट गई और सोचने लगी कि कैसे क्या करना चाहिए। अगर वो चौधरी को ये बात बताती तो मुख्तार बीबी इसको झूठा साबित कर देती, साथ ही इस पर ये इल्ज़ाम भी लगता कि उसे छुप कर बातें सुनने की आदत है। कई रोज़ तक इस मामले पर परेशान होने के बाद उसने बेटी के लिए दुआ करनी शुरू कर दी। ऐसे बेटे से बेटी अच्छी थी जिसकी जान जाने का ख़तरा हो। जब डिलीवरी के दिन करीब आए तो वो बहुत परेशान थी। एक दिन उसने बाबा ताजदीन की पोती नज़ीरा से अपने खदशात का जिक्र किया। नज़ीरा उसकी हम उम्र थी और ख़ासी होशियार लड़की थी। उसने बाबा ताजदीन से इस बात का जिक्र किया। बाबा ताजदीन जहाँ दीदा आदमी था, उसे अतिया के खदशे पर फ़ौरन यकीन आ गया। उसने नज़ीरा को राजदारी की तलकीन की और दूसरे दिन अपने भतीजे चौधरी नवाबदीन को इस मसले पर बात करने के लिए घर बुलवा लिया। चौधरी अगरचा बड़ा मुतकब्बिर आदमी था, ताहम अपने चाचा की इज्जत करता था और उसकी बात गौर से सुनता था। बाबा ताजदीन ने कमरे का दरवाज़ा भेड़ दिया और नवाबदीन से कहा, मैंने एक ज़रूरी बात करनी है तुझसे। हुक्म करो चाचा जी, चौधरी ने कहा। तेरी दूसरी बीवी के घर भी बच्चा होने वाला है, उसके लिए तूने क्या इंतज़ाम किया है? सारा इंतज़ाम किया हुआ है। दाई नूर बानो सारा दिन हवेली में होती है, वो अतिया बीबी का बड़ा ख्याल रखती है। ख्याल तो ज़रूर रखती होगी, पर वफ़ादार किसकी है, अतिया बीबी की या मुख्तार बीबी की? चौधरी सोच में पड़ गया। बोला, मैंने इस बात पर कभी गौर नहीं किया। ओ पुत्र, इसमें गौर करने वाली कौन सी बात है? ये चीज़ तो एक मूर्ख भी समझ सकता है कि अतिया बीबी के घर लड़का हो गया तो मुख्तार बीबी का राज ख़त्म हो जाएगा। तुम क्या समझते हो, वो ये चोट चुपचाप सह जाएगी? बात तो आप ठीक कहते हैं। चौधरी थोड़ा सा परेशान हो गया। मुझे उम्मीद है कि मुख्तार बीबी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकती। बंदे को खाली उम्मीद लगाकर नहीं बैठे रहना चाहिए, कुछ हाथ पैर भी हिलाने चाहिए। ये मामला बड़ा नाजुक है, इसलिए ऐसा करो कि अतिया बीबी को इधर हमारे घर भेज दो और उसके लिए किसी दूसरी दाई का इंतज़ाम कर दो। ये बात चौधरी की समझ में आ गई। उसने दूसरे ही रोज़ अतिया बेगम को बाबा ताजदीन के घर भेज दिया और दूसरी दाई का इंतज़ाम भी कर दिया। लेकिन कुदरत अतिया की दुआ कबूल कर चुकी थी। चंद रोज़ के बाद उसने खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। चौधरी को इस बात से इतना सदमा हुआ कि वो बेटी की शक्ल देखने के लिए भी नहीं आया, बल्कि उसने अतिया बेगम को वापस हवेली में भी नहीं बुलाया। 3 महीने के बाद मुख्तार बीबी ने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया तो चौधरी अतिया बेगम को बिल्कुल ही भूल गया। मुख्तार बीबी ने इस मौके से खूब फ़ायदा उठाया और चौधरी से कहा, अब वो चुड़ैल इस हवेली में कदम ना रखे। चौधरी ने अतिया बेगम को बिल्कुल फरामोश नहीं कर दिया था। वो उसे पसंद करता था और घर में रखना चाहता था। उसने कहा, तेरा क्या जाता है, एक तरफ पड़ी रहेगी। ये बड़ी ख़तरनाक औरत है, आप उसको नहीं जानते। मुझे पता चला है कि उसको काले अमल भी आते हैं। किताबें जो पढ़ रखी हैं उसने, अगर उसने अमल करके हमारे बेटे पर फूंक मार दी तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। चौधरी बेटे की वजह से मुख्तार बीबी की हर बात मानने पर मजबूर था। उसने कहा, ठीक है, तुम जैसे कहती हो वैसे ही कर लेते हैं। अभी कुछ दिन उसको उधर ही रहने देते हैं। अब ये नहीं हो सकता। मैं इस औरत की वजह से बहुत दुख उठा चुकी हूँ। आपको बेटे की ख्वाहिश थी और बेटा आपको मिल गया है। अतिया को तलाक दे दें। पता नहीं कौन है, कहाँ की रहने वाली है, किस नस्ल की है। चौधरी कई रोज़ तक इस मामले पर सोच विचार करता रहा। उस दौरान मुख्तार बीबी का मुतालबा भी जारी रहा। बच्ची की पैदाइश के पूरे 4 महीने बाद चौधरी ने बाबा ताजदीन के घर में कदम रखा। अतिया उसकी आमद की खबर सुनकर बहुत खुश हुई और बच्ची को लेकर उसके पास पहुंच गई। उसने सोचा आखिरकार शौहर को उसका और बच्ची का ख्याल आ ही गया, लेकिन चौधरी किसी और ही नीयत से आया था। अतिया बेगम, अब तेरा मेरा गुजारा नहीं हो सकता। उसने कहा, मैंने तुझे पहले ही कह दिया था कि मुझे बेटी की ज़रूरत है। मुझे अपनी बेटी की शक्ल न दिखाना। ये आपकी भी बेटी है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। चौधरी ने दूसरी तरफ मुँह करते हुए कहा, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। जी? अतिया बेगम को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। चौधरी ने अपनी बात की वजाहत की। क्या? इस अचानक सदमे से अतिया का पूरा बदन कांपने लगा। जो कुछ मैंने कहा वो तुम सुन चुकी हो, चौधरी ने कहा और कमरे से निकल गया। अतिया बेगम की दुनिया अंधेरी हो गई। उसने बच्ची को सीने से चिमटा लिया और वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी।
चौधरी ने उसकी दुनिया बर्बाद कर दी थी। पहले उसे अगवा करा के शादी रचाई और फिर बच्ची की पैदाइश के बाद तलाक दे दी। अब वो अपने घर तो कुजा अपने मोहल्ले अपने शहर में भी कदम नहीं रख सकती थी। कोई भी इसकी बात पर यकीन न करता। अगर वो अपने घर चली जाती तो उस पर आवारा और बदकार की छाप लग जाती। इस सदमे ने उसके दिमाग में शदीद असर किया और शाम तक उसने बहकी बहकी बातें करना शुरू कर दी। चंद रोज़ के बाद उसका जहनी तवाज़न बिगड़ गया। बाबा ताजदीन ने बताया कि उन्होंने अतिया की दिलजोई और खातिरदारी में कोई कसर उठा नहीं रखी थी। उसकी तबीयत नहीं संभल रही थी। एक रोज़ वो घर से निकलकर चौधरी की हवेली पहुंच गई। इन दिनों उसकी हालत काबिले रहम थी। उसने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था और हर वक्त बहकी बहकी बातें करती रहती थी। ताहम वो अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखती थी, जिससे अंदाज़ा होता था कि वो बिल्कुल पागल नहीं थी। जब वो हवेली में दाखिल हुई तो उसका लिबास मैला कुचैला हो रहा था, बाल बिखरे हुए थे और आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे। उसने चौधरी को मुखातिब करके कहा, नवाबदीन, ज़्यादा खुश न हो। जिसने बेटा दिया है वो उसे वापस भी ले सकता है। तूने मुझे घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? खुदा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो अब भी मेरे साथ है और मेरी इस मासूम बच्ची के साथ भी है। नहीं नहीं, ये तेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है। तूने इस बेटी की वजह से मुझे घर से निकाला है ना? तो सुन, ये मेरी बेटी तेरे 7 बेटों के बराबर है। याद रख, एक दिन तू और तेरी मुख्तार बीबी बहुत रोएंगे और तुम्हें तसल्ली देने वाला कोई नहीं होगा। चौधरी ने गुस्से से कहा, ओए पागल, इस पागल को बाहर निकालो। इसको किसने अंदर घुसने दिया? पागल मैं नहीं, तुम हो नवाबदीन, तुम हो। अतिया ने कहा, जिस तरह तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, एक दिन तू भी इसी तरह बर्बाद होगा। मैं गली गली रो रो कर तेरे हक में बद्दुआ करूँगी। जा, चली जा, नहीं तो चपेड़ मारकर तेरा मुंह बिगाड़ दूंगा। कोड़ी पागल कहीं की, ले मार चपेड़। अतिया ने अपना मुंह आगे किया। गला घोंट दे मेरा, कत्ल कर दे मुझे। अब तुझसे नहीं डरती। मेरा खुदा मेरे साथ है। कर ले जो करना है। फिर उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। ओ दुनिया वालों, इस जालिम को देखो, ये ज़मीन पर खुदा बना हुआ है। देखो इसको, ये अपनी बेटी को भी नहीं पहचानता। मुझ बेकस औरत को बर्बाद करके घर से निकाल दिया है। हवेली के सारे मकीन अतिया बेगम के गिर्द जमा हो गए थे और अफसोस के साथ उसकी तरफ देख रहे थे। मुख्तार बीबी ने चौधरी को एक तरफ करके कहा, यह मामला तो बड़ा ख़राब हो गया है। ये औरत गली गली हमको बदनाम करती फिरेगी। बात तो तुम ठीक कहती हो, चौधरी ने कहा। इस पागल का क्या करें? फ़िलहाल इसको हवेली में रख लेते हैं, बाद में कुछ सोचेंगे। चौधरी को भी यही तजवीज़ ठीक लगी, सो उसने अतिया बेगम को हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया। ताज बाबा दीन ने बताया कि अतिया बेगम इस कमरे में बंद चीखती और फरियाद करती रहती थी। रातों के सन्नाटे में उसकी आवाज़, उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ गाँव की फ़िज़ा में गूंजती सुनाई देती थी। फिर एक दिन ये आवाज़ अचानक बंद हो गई। किसी को कुछ नहीं पता चल सका कि चौधरी ने अतिया बेगम के साथ क्या सुलूक किया था और उसे कहाँ पहुँचा दिया था। मैंने जेब से सरकटी तस्वीर निकालकर बाबा ताजदीन को दिखाई, जो मुतवफ़ी असलम की जेब से बरामद हुई थी, और पूछा, इस तस्वीर के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसने तस्वीर का मुआयना करने के बाद अपने बेटे उम्रुद्दीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लगता है मेरी नज़र कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है। मुझे उसके सर पैर नज़र नहीं आ रहे हैं। उम्रुद्दीन ने तस्वीर पर नज़र डालते हुए कहा, अब्बा जी, आपकी नज़र कमज़ोर नहीं हुई है, बल्कि आपकी नज़र ठीक है। ये तस्वीर ही बेसर की है, किसी ने सरों वाला हिस्सा काटा हुआ है। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ, ये किसकी तस्वीर है? मेरा ख्याल है ये नवाबदीन और अतिया बेगम की शादी की तस्वीर है। आप ज़रा इनके कद काट और लिबास से अंदाज़ा लगाकर बताएं कि ये किसकी तस्वीर हो सकती है। वो कुछ देर तक नज़र जमाकर तस्वीर को घूरता रहा, फिर मर्द की तरफ इशारा करके बोला, ये तो नवाबदीन की तस्वीर लगती है। ये औरत की तस्वीर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठहरे, मैं अपनी घरवाली से पूछता हूँ। वो तस्वीर लेकर अंदर चला गया। मैं बाबा ताजदीन से बातें करने लगा। उमरदीन 9-10 मिनट के बाद वापस आया। गालबन उसने घर की सारी औरतों को वो तस्वीर दिखाई थी। ले जी, आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है, उसने कहा। यह नवाबदीन और अतिया बीबी की तस्वीर है। औरतों ने अतिया बीबी के कपड़े पहचान लिए हैं। आपको तो पता ही है कि औरतें कपड़ों पर बड़ी नज़र रखती हैं। बाबा ताजदीन ने तस्वीर लेकर दोबारा उसका मुआयना किया, फिर पूछा, आपने इनके सर क्यों काटे हैं? ये मैंने नहीं काटे, किसी और ने काटे हैं, मैंने उनसे कहा, और तस्वीर लेकर जेब में रख ली। इतने में एक नौउम्र लड़का लस्सी के 3 गिलास लेकर आया। लस्सी पीने के दौरान मैंने चंद बातें और पूछी और फिर वहाँ से रुखसत हो गया। चौधरी नवाबदीन की हवेली में उदासी छाई हुई थी। चौधरी ने मुझे बैठक में बिठाया और मेरे इस्तिफसार पर बताया कि
चौधरी की तबीयत ठीक नहीं थी और इन दिनों वो किसी से नहीं मिलते थे। मैं चौधरी साहब की खैरियत ही पूछने आया हूँ। मैंने कहा, मेरी तफ्तीश मुकम्मल हो गई है और कल मैं वापस चला जाऊँगा। कातिल का कुछ पता चला? चौधरानी, आपके दोनों बेटे सांप के काटने से हलाक हुए हैं। असलम को जिस सांप ने काटा था उसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। इस लिहाज से देखा जाए तो सांप ही कातिल बनता है। मलिक साहब, मेरे बेटों पर सांप खुद छोड़े गए थे। किसने छोड़े थे? इस बात का पता तो आप चलाइए थानेदार साहब। मैंने आतिशदान की तरफ देखते हुए कहा, नवाज के कत्ल से चंद दिन पहले उधर एक तस्वीर रखी हुई मिली थी। चौधरी साहब ने उस तस्वीर के बारे में पूछा भी था। वो तस्वीर किसकी थी? मैंने वो तस्वीर नहीं देखी, चौधराइन ने कहा। मैंने जेब से सरकटी तस्वीर निकालकर उसे दिखाई। ज़रा इस तस्वीर को देखें, ये किसकी तस्वीर है? मैं क्या देखूं, इसमें तो शक्लें ही नहीं हैं। ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? शक्लें नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन लिबास और जिस्म तो है। उन चीज़ों पर गौर करके पहचानने की कोशिश करें। उसने एक बार फिर तस्वीर पर नज़र डाली और कुछ देर बाद उसके चेहरे पर उलझन नज़र आने लगी। ये तो बहुत पुरानी तस्वीर मालूम होती है। हाँ, 21-22 साल पुरानी तस्वीर है। मुझे इस तस्वीर वाली औरत की तलाश है। आजकल ये कहाँ होती है? ये अतिया बीबी की तस्वीर है? उसने बेसाख्ता सवाल किया। हाँ, ये उसी की तस्वीर है। मुझे क्या पता ये कहाँ होती है? उसने गुस्से से कहा। मुझे इस मनहूस औरत की सूरत देखे हुए ज़माना गुजर गया। उसका इस मामले से क्या ताल्लुक़ है? मैंने कहा, ताल्लुक़ का मुलाकात के बाद ही पता चलेगा। आप मुझे चौधरी के पास ले चलें, उनको ज़रूर इस औरत के बारे में याद होगा। वो कदरे तामुल के बाद मुझे ख्वाबगाह में ले गई। चौधरी बिस्तर पे लेटा छत को घूर रहा था और कुछ बड़बड़ा भी रहा था। ये थानेदार साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं, चौधरी ने अपने शौहर से कहा। ओए, मैंने तुझे कितनी दफ़ा कहा है कि मुझे किसी से भी नहीं मिलना, चौधरी ने छत से नज़र हटाए बगैर कहा। थानेदार से कहो कि यहाँ जो कुछ होना था सब कुछ ख़त्म हो गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैंने खंखार कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया और कहा, चौधरी, मैं आपकी खैरियत पूछने आया हूँ। वो हुनूस अपने ख्याल में गुम था। मेरी तरफ देखे बगैर कहा, हाँ हाँ, अब क्या खैरियत पूछते हो? उस सक्की सीढ़ी सड़ी सी औरत ने मेरा खाना ख़राब कर दिया है। फिर वो चौंक कर मेरी तरफ मुड़ा। ओह मलिक साहब, आप तो अंदर ही पहुंच गए। मैंने आपको देखा ही नहीं। मैं कुर्सी घसीट कर बैठ गया और कहा, मेरा कल वापसी का प्रोग्राम है। मैंने सोचा जाते जाते आपकी खैरियत पूछता चलूं। आपसे 2-3 बातें भी पूछनी है। उसने गहरा सांस लेते हुए कहा, पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने तस्वीर निकालकर उसे दिखाई। मैं इस औरत के बारे में जानना चाहता हूँ। तस्वीर देखकर वो उठकर बैठ गया। ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? इसको तो मैंने जला दिया था, मैंने उसकी बात पूरी करते हुए कहा। लेकिन बाज़ चीज़ें जलकर भी ख़त्म नहीं होती। मैं इस औरत से मिलना चाहता हूँ। ये कहाँ मिल सकती है? वो दोबारा बिस्तर पर लेट गया और छत को घूरने लगा। एक तवील तवक्कुफ़ के बाद उसने कहा, अतिया बेगम को मैं दरगाह पीर बाग अली शाह पर छोड़ आया था। उसके बाद मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। दरगाह पीर बाग अली शाह वहाँ से 13-14 मील के फासले पर थी। उसके सज्जादा नशीन का नाम पीर गुलाब शाह था। मेरी उससे अच्छी जान पहचान थी। मैं 2-3 केसों की तफ्तीश के सिलसिले में उससे मिल भी चुका था। मैं उठकर जाने लगा तो चौधरी उठकर बैठ गया और बोला, मलिक साहब, मालूम होता है कि आप इस केस में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको अतिया बेगम के ठिकाने का इल्म हो जाए तो मुझे ज़रूर बता देना। पहले तो आप ये बताएं कि अतिया बेगम है कौन? मैंने कदर तलखी से पूछा। ये मेरी दूसरी बीवी थी, उसने तामुल करते हुए जवाब दिया। मैंने उसकी बाज़ गलत हरकतों की वजह से उसे तलाक दे दी थी। कौन सी गलत हरकतें? मैंने जानना चाहा। छोड़े मलिक साहब, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। मैंने उसे टोकते हुए कहा, इस बात के असरात अभी तक ज़ाहिर हो रहे हैं और हो सकता है कि मज़ीद असरात ज़ाहिर हों, इसलिए इसे पुरानी बात कहकर ख़त्म करने की कोशिश ना करें। मैं इस तफ्तीश के सिलसिले में काफ़ी लोगों से मिल चुका हूँ और उन लोगों में झूरा माझी भी शामिल है। इस कमीन ने आपको क्या बताया है? चौधरी ने गुस्से से कहा। मैं उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। झूरा अपने गुनाहों से तायब हो चुका है और आजकल इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहा है। उसने मेरे सवालात के जवाबात में सब कुछ सच सच बता दिया है, मैंने कहा। झूठ बोलता है वो कुत्ता। चौधरी गुस्से से पेचोताप खाने लगा। चौधरी, आपको कैसे पता चला कि वो झूठ बोलता है? क्योंकि मैंने तो अभी तक आपको कुछ बताया ही नहीं है। चौधरी एक फुनकार मारकर रह गया, बिल्कुल किसी जख्मी सांप की तरह।
میں جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنا خوب جانتا ہوں، اور اس سچ کے بارے میں میری تفتیش ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بیگم عطیہ کے ساتھی استانیہ بھی زندہ ہوں گی، اس کے والدین اور بھائی بھی زندہ ہوں گے۔ چودھری، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ نے جھورے ڈکیت کے ذریعے اس شریف استانی کو اغوا کرا کر اس کے ساتھ نکاح پڑھوایا اور پھر لڑکی کی پیدائش کے بعد اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا؟ ملک صاحب، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، میرے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہیں، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ چودھری نے مجھے غصے میں وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ میں نے کہا، چودھری میں تو جا رہا ہوں مگر عطیہ بیگم کا آصیب نہیں جائے گا، وہ قبر تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ او یار ملک صاحب، میں کیا کروں؟ اس نے غصے اور بے بسی سے کہا۔ دیوار سے ٹکرے مار کر اپنا سر پھوڑ لوں یا کسی پھندے سے لٹک جاؤں؟ میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ انسان اگر کسی گڑھے میں گر جاتا ہے تو باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ مایوسی اور بے بسی کے اندھیرے سے نکلنا چاہتے ہیں تو اپنی غلطی بلکہ اپنے ظلم کا ازالہ کریں اور یہ کوشش کریں کہ آپ نے جو ظلم کیا ہے اس کا ازالہ کسی طرح سے ہو جائے۔ وہ کس طرح؟ عطیہ بیگم کو تلاش کر کے اس سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے اور باعزت زندگی کے لیے اس کی مدد کریں۔ میں اس سے معافی مانگوں؟ اس کے لہجے میں دنیا بھر کی حیرت سمٹ آئی تھی۔ اس 2 ٹکے کی عورت سے معافی مانگوں؟ میں نے آپ کو آپ کے دکھ کا علاج بتا دیا ہے۔ میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ جس آدمی نے ساری زندگی غریبوں پر ظلم کیا ہو اور ان کو حقیر سمجھا ہو، اس کے لیے جھکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ قبر کے کنارے پہنچ کر بھی اپنی عادتیں چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا۔ نیک تبدیلی خدا کے فضل سے ہی آتی ہے۔ چند روز کے بعد میں درگاہ پیر باغ علی شاہ پہنچ گیا۔ درگاہ سجادہ نشین، جس کا نام پیر گلاب شاہ تھا، اپنی گدی پر بیٹھا سائلین کے مسائل سن رہا تھا۔ کسی کو اولاد نرینہ کی خوشخبری سنا رہا تھا، کسی کو مالی تنگی دور کرنے کے لیے تعویذ دے رہا تھا، اور کسی کو دیرینہ بیماری سے نجات کے لیے 7 سیام مرغیوں کی قربانی کی تلقین کر رہا تھا۔ چند باادب خدام بھی کمرے میں موجود تھے اور فضا میں عود و عنبر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر گلاب شاہ نے زیر لب لا حول پڑھا اور ہاتھ بلند کر کے خلوت کرنے کے لیے کہا۔ کمرے میں موجود خدام نے سائلین سے کہا کہ فی الحال وہ باہر چلے جائیں کیونکہ شاہ جی کا بلاوا آ گیا ہے۔ گلاب شاہ اپنا جبہ پٹکا سنبھالتا ہوا عقب میں بنے ہوئے حجرے میں چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے ہی حجرے میں گھس گیا۔ ملک صاحب، آپ میرا دھندا خراب کرنے کیوں آ جاتے ہیں؟ اس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ آنے سے پہلے اطلاع بھجوا دیا کریں۔ میں نے ہنس کر کہا، شاہ جی آپ نے لاہور پڑھا تو سارے شیطان کمرے سے نکل گئے۔ تشریف رکھیے۔ اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود مسہری پر بیٹھ گیا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ 20-21 سال پرانا ہے، میں نے کہا۔ چودھری نواب الدین عطیہ بیگم نامی ایک نوجوان عورت کو درگاہ پر چھوڑ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوزائیدہ بچی بھی تھی۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ اس زمانے میں میرے والد بزرگوار مسند نشین ہوا کرتے تھے، میں ان کا جانشین تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، آپ موضع احمد نگر والے چودھری نواب الدین کا ذکر تو نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں، میں اسی نواب الدین کی بات کر رہا ہوں۔ اس شیطان نے عطیہ بیگم نامی ایک استانی کو اغوا کرا کے اس کے ساتھ نکاح پڑھوا لیا، لیکن جب اس کی توقع کے مطابق عطیہ بیگم کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا تو اس نے اسے طلاق دے دی اور بعد میں یہاں درگاہ پر چھوڑ گیا۔ سنا ہے اس صدمے کی وجہ سے بیچاری کا دماغی توازن خراب ہو گیا تھا۔ مجھے اس عورت کے بارے میں کچھ یاد تو آ رہا ہے، اس نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ عورت بظاہر نیم پاگل لگتی تھی اور بچی کو سینے سے چمٹائے ہر وقت کسی تاریک گوشے میں بیٹھی رہتی تھی، لیکن مجھے یاد ہے وہ غصے میں بڑی عقل مندی کی باتیں کیا کرتی تھی۔ اس کی بیٹی کا نام غالباً ریشما تھا۔ مجھے اس کی بیٹی کا نام نہیں پتا، میں نے اس سے کہا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ ریشما چودھری نواب الدین کی ہی بیٹی تھی؟ میں نے تو یہی سنا ہے، حقیقت اللہ کو معلوم ہوگی۔ گلاب شاہ نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے بتایا کہ جس زمانے میں عطیہ بیگم وہاں آئی تھی وہ زمانہ سستا تھا، لوگ بڑے سکون سے رہتے تھے۔ درگاہ کے ساتھ چند حجرے بنے ہوئے تھے جن میں سے 2 حجرے عورتوں کے لیے مخصوص تھے۔
मोहताजों और मिस्किनों को 2 वक्त का खाना दरगाह की तरफ से दिया जाता था। अतिया बेगम अपनी बेटी को और कमरे को बहुत साफ सुथरा रखती थी, मगर खुद बहुत मैली कुचैली रहती थी। शायद उसकी वजह ये थी कि वो बहुत खूबसूरत थी और बुरी नज़रों से महफूज रहना चाहती थी। उसके बावजूद गौर से देखने वालों को उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा हो जाया करता था। गुलाब शाह के बाप का नाम पीर मंगल शाह था। गुलाब शाह ने बताया, बड़े शाहजी को अतिया का बहुत ख्याल रहता था, क्योंकि वो दरगाह पर रहने वाली सबसे कम उम्र औरत थी। उनको गालबन ये मालूम नहीं था कि वो चौधरी नवाबुद्दीन की मुतल्लिका थी। एक दिन उन्होंने अतिया को अपने पास बुलाया और उससे उसके घर बार के बारे में दरियाफ्त किया। लो जी, आपको मेरे घर बार का पता नहीं? अतिया ने जुनूनी अंदाज में कहा लगाया। आप कैसे अल्लाह वाले हैं? यही तो है मेरा घर, मैं तो सदियों से यहीं रह रही हूँ। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बाप का नाम? आप ही तो है मेरे बाप। आपको अपना नाम नहीं पता? इस बच्ची का बाप कौन है? ना ना ना, अतिया ने उंगली से इशारा किया। इसके बाप का नाम ना लेना, वो बहुत जालिम शख्स है। तुम इससे पहले कहाँ रहती थी? अल्लाह मियाँ के पास। तुम अपने खाविन के पास क्यों नहीं रहती? चुप! अतिया ने अपने होठों पर उंगली रखी। किसी को बताना नहीं, उसने मुझे तलाक दे दी है। बीबी, तुम नौजवान और खूबसूरत हो, इस तरह तन्हा रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। शाहजी ने कहा, तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता देखूंगा। इस दुनिया में सब झूठे रिश्ते हैं, बस एक सच्चा रिश्ता है, और वो है अल्लाह और उसके बंदे का रिश्ता। बाकी सारे रिश्ते झूठे हैं, उसने कहा था। तुम पढ़ी लिखी हो? अतिया ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। इल्मो बस करें ओ यार, अक्कू अलिफ तेरे दरकार। बड़े शाहजी ने कई लोगों को अतिया से शादी करने की तहरीक की, मगर कोई शख्स एक दीवानी लड़की का बोझ उठाने के लिए तैयार न हुआ। गुलाब शाह ने बताया, एक रोज़ एक सपेरा दरगाह पर आया और एक पेड़ के नीचे बैठकर सांपों का तमाशा दिखाने लगा। अतिया भी तमाशाइयों में आन खड़ी हुई। चंद लम्हों तक वो बड़ी महवियत से सांपों को देखती रही। फिर उसने अचानक एक 5-6 इंच फुट लंबे सांप को उठा लिया और निहायत बेखौफी से अपने गले में डाल लिया। ये देखकर तमाशाइयों ने हैरत और इस्तेजाब में डूबी हुई आवाज़ें निकाली और परे परे सरक गए। सांप वाले, ये सांप मुझे दे दो, अतिया ने कहा। नौजवान सपेरा भी अतिया की इस दिलेरी पर हैरान हो गया था। उसने कभी किसी आम औरत को इतनी बेखौफी से सांप पर हाथ डालते नहीं देखा था। तुम सांप का क्या करोगी? उसने पूछा। मेरी बेटी इससे खेलेगी, वो इसे देखकर बहुत खुश होगी। कितनी उम्र है तुम्हारी बेटी की? सपेरे ने पूछा। छोटी सी है, इतनी सी। अतिया ने दोनों हाथों से अपनी बेटी का कद बताया था। अभी तो दूध पीती बच्ची है। सांप तो मैं तुम्हें दे दूं, पर तुम इसको संभालोगी कैसे? सपेरा गहरी नजरों से अतिया का जायजा लेते हुए बोला। इसको तो खिलाना पिलाना भी पड़ता है। तुम इसको खिला दिया करना। मैं तो नगर नगर घूमने वाला बनवासी हूँ, आज यहाँ कल वहाँ और परसों पता नहीं कहाँ। सांप तो मैं वापस नहीं करूँगी, अतिया सांप के जिस्म पर हाथ फेरते हुए बोली। अब तो ये मेरा हो गया। तमाशाई इस सूरत हाल से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे थे। सपेरा सांप वापस मांग रहा था और अतिया किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी। किसी ने ये बात बड़े शाहजी को बता दी। उन्होंने दोनों को अपने कमरे में बुलाया और वो बड़ी तवज्जो से उनकी बातें सुने। उन्होंने देखा कि सपेरा मुनासिब शक्ल सूरत का सेहतमंद नौजवान था। उसने शाहजी के इस्तिफसार पर बताया कि अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। शाहजी ने अतिया से कहा, बीबी, अगर तुम ये सांप लेना चाहती हो तो तुम्हें सपेरे के साथ रहना पड़ेगा। मैं उसके साथ क्यों रहूं? अतिया ने कहा। ये मेरे साथ क्यों नहीं रह सकता? एक ही बात है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। जहाँ तुम रहोगी वहाँ ये रहेगा, जहाँ ये रहेगा वहाँ तुम रहोगी। फिर ठीक है, अतिया ने खुश होकर कहा। लेकिन इकट्ठे रहने के लिए एक शर्त है, तुम दोनों को निकाह करना पड़ेगा। शाहजी ने कहा और सपेरे से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चैनदीन है, उसने कहा। इसको खुश रखोगे? जी हाँ, खुश रखूंगा, चैनदीन सपेरे ने खुश होकर कहा। अपने सारे सांप इसको दे दूंगा। बीबी, तुम भी निकाह पर राजी हो? अतिया ने सर झुका लिया। इसका मतलब ये था कि वो इतनी पागल भी नहीं थी, सारी बातें समझ रही थी। शाहजी ने दोनों का निकाह पढ़ा दिया। 2 रोज़ के बाद चैनदीन नामी सपेरा अतिया और उसकी बेटी को लेकर वहाँ से रुखसत हो गया। गुलाब शाह ने बताया, उसके बाद भी चैनदीन दरगाह पर हाजिरी देता रहा। अतिया उसके साथ बहुत खुश थी और उसकी दीवानगी भी
اور اس کی دیوانگی بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا آخری دفعہ چین دن کب یہاں آیا تھا؟ اب تو برسوں ہی ہو گئے ہیں۔ مجھے اس سپیرے کا اتا پتہ چاہیے، میں نے کہا۔ ان لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، یہ خانہ بدوش لوگ ہیں، عموماً سفر میں ہی رہتے ہیں۔ میں اپنے آدمیوں سے پوچھتا ہوں، ممکن ہے کوئی سراغ مل ہی جائے۔ اس نے اپنے خلیفہ خاص کو بلایا اور اسے چین دن سپیرے کے بارے میں پتہ کرنے کا حکم دیا۔ خلیفہ نے وعدہ کیا کہ وہ چین دن کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا اور جیسے ہی کوئی کامیابی حاصل ہوگی تھانے میں اطلاع بھجوا دے گا۔ میں اپنے طور پر بھی اس سلسلے میں کوشش کرتا رہا۔ 5-6 ہفتوں کے بعد ان کوششوں میں کامیابی ہوئی اور مجھے پتہ چلا کہ خانہ بدوش کا ایک قبیلہ دریائے چناب کے مشرقی کنارے پر خیمہ زن ہے اور اس قبیلے میں چند سپیرے بھی ہیں۔ میں نے 3 آدمی ساتھ لیے اور شام کے وقت دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ خانہ بدوش نے کھیتوں اور جماؤں کی جھاڑیوں کے درمیان ایک کھلی جگہ پر خیمے لگا رکھے تھے، جن کے درمیان جگہ جگہ پر چولہے جل رہے تھے اور دھوئیں کے بادل آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر خانہ بدوش کے کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ پھر فوراً ہی 3 آدمی ہماری طرف بڑھے۔ ان میں ایک نوجوان اور 2 معمر آدمی تھے۔ سرکار خیر تو ہے؟ ایک سفید ریش بوڑھے نے کہا۔ آج غریبوں کے ڈیرے پر کیسے چڑھائی کر دی؟ چین دن سپیرے کی ٹپری کون سی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تینوں نے آنکھیں گھما کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر نوجوان نے قدرے بے یقینی سے کہا، وہ تو آ رہے نہیں ہے، مطلب وہ یہاں نہیں ہے۔ میں نے اس کی ٹپری پوچھی ہے، وہ کدھر گیا ہوا ہے؟ دوسرے بوڑھے نے پوچھا، اس سے کوئی جاستی ہو گئی ہے؟ بتائیے بڑی سرکار۔ ASI نے نوجوان کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا اور کہا، اوئے تجھے سیدھی بات کا سیدھا جواب دینا نہیں آتا؟ تھانے دار صاحب نے پوچھا ہے کہ چین دن کی ٹپری کہاں ہے؟ ٹپری ادھر کو ہے جی، اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔ آؤ ہمارے ساتھ۔ میں اس کی ٹپری کی طرف بڑھا جس طرف نوجوان نے اشارہ کیا تھا۔ ابھی ہم چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک نوجوان لڑکی جس نے پازے پہن رکھی تھی دریا کی طرف سے دوڑتی ہوئی آتی دکھائی دی۔ ہمیں دیکھ کر وہ رک گئی اور کن اکھیوں سے ہماری طرف دیکھتے ہوئے چلنے لگی۔ وہ گورے رنگ کی اور گداز بدن والی ایک حسین لڑکی تھی۔ اس نے اپنے سیاہ چمکدار بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سیاہ تھیں۔ اس نے ٹخنوں سے اونچا پھولدار گھاگرا اور گہرے رنگ کی قدرے چست قمیص پہن رکھی تھی۔ کندھوں پر پھولدار چادر بھی تھی۔ اگرچہ اس کا حلیہ خانہ بدوش عورتوں جیسا تاہم نہیں تھا، وہ بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ ASI میرے بازو کو چھوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ نے اس لڑکی کے چہرے پر غور کیا ہے؟ لڑکی کا چہرہ کچھ مانوس سا لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اس کے چہرے میں کیا خاص بات ہے؟ اس کی شکل چودھری نواب کے بیٹے اسلم سے ملتی جلتی ہے۔ اس کی بات ٹھیک تھی، لڑکی کی شکل واقعی اسلم سے ملتی جلتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عطیہ بیگم کی بیٹی ریشمہ ہے، میں نے کہا۔ پھر لڑکی کو آواز دی۔ وہ اپنی جگہ پر رک گئی اور تن کر بولی، کیا بات ہے؟ آگے آؤ، میں نے اس سے کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو میرا نام؟ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر کہا، میں غیر مردوں کو اپنا نام نہیں بتاتی ہوں۔ تم کس کی بیٹی ہو؟ اپنے بابا کی بیٹی ہوں۔ اس کا لہجہ بہت تیکھا تھا۔ تمہاری ماں کا نام عطیہ بیگم ہے؟ اس کے چہرے پر لہر سی آئی اور آ کر چلی گئی۔ لے وہی بات، نہ میں اپنا نام بتاؤں اور نہ ہی اپنی ماں کا۔ خانہ بدوش آہستہ آہستہ ہمارے گرد جمع ہو رہے تھے۔ ان میں ننگ دھڑنگ بچوں کی تعداد زیادہ تھی۔ عورتیں اپنے ہانڈی اور چولہے بھول کر ہماری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، تمہارے باپ کا نام چین دن ہے؟ تبھی ایک ادھیڑ عمر شخص آگے بڑھا اور بولا، سرکار، میں ہوں چین دن۔ یہ چھوری کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ میں نے اس کو دھمکانے کے لیے کہا، تم دونوں کے خلاف چودھری نواب دین نے قتل کا پرچہ کٹوایا ہے۔ چین دن نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، سرکار، ہم چودھری کو نہیں جانتے، ہم غریب لوگ ہیں، محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ لڑکی آہستہ سے آگے بڑھی اور بولی، اے بابا، تو پرے کو ہو، مجھ کو بات کرنے دے۔ اس نے چین دن کو ایک طرف ہٹایا اور تن کر بولی، اورے تھانے دار، میرے کنے بات کر۔ کون سے چودھری نے میرے خلاف پرچہ کٹوایا ہے؟ اس کو بولو ہمارے سامنے آ کر بات کر، میں ذرا اس کی شکل بھی تو دیکھوں۔ ایک بات مجھے پریشان کر رہی تھی، اس لڑکی کا لب و لہجہ اس لڑکی سے بہت مختلف تھا جس کا نواز نے اپنے دوست صادق سے ذکر کیا تھا۔ میں نے خود بھی صادق سے بات کی تھی۔ اس نے نواز
नवाज के हवाले से यही बताया था कि शादा नामी लड़की साफ उर्दू बोलती थी। 1.5-2 महीने पहले चौधरी नवाबुद्दीन का बेटा असलम खेतों में कत्ल हो गया। उससे 1 साल कबल उसका बड़ा बेटा नवाज भी इसी तरह खेतों में कत्ल हो गया था। चौधरी का कहना है कि लड़की ने मेरी बात काट कर कहा, चौधरी ने हम पर इल्ज़ाम लगाया है। तू ले। लड़की ने अपनी सडोल कलाइयाँ मेरे सामने की। मेरे हाथों में बेड़ी डाल ले, चढ़ा दे मुझे सूली पर। मैंने एएसआई से अंग्रेज़ी में कहा, लड़की खासी निडर और हिम्मत वाली है। एएसआई ने अंग्रेज़ी में ही कहा, चौधरी नवाबुद्दीन की बेटी को ऐसी ही होनी चाहिए। एक सिपाही जो झाड़ियों के पास खड़ा था तेज़ी से हमारे पास आया और बोला, मलिक साहब, अभी 3 आदमी कश्ती में सवार हुए हैं और इसी तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक चौधरी नवाबुद्दीन लगता है, उसके पास शॉटगन भी है। मुझे ये बात बाद में मालूम हुई कि हमारे थाने का एक एहलकार चौधरी के लिए मुखबरी कर रहा था। ये खबर उसने ही चौधरी को पहुंचाई थी कि अतिया बेगम ने जिस सपेरे से शादी की थी वो दरिया के किनारे पर खाना बदोशों के डेरे में मौजूद था। वाज़ेह तौर पर वो कत्ल की नीयत से वहाँ आया था। मैंने चैन-दिन और रेशमा से कहा, तुम दोनों अपनी टपरी में चले जाओ और जब तक मैं न कहूँ बाहर ना आना। रे थानेदार, टपरी में तुम घुस जाओ, रेशमा ने बेखौफी से कहा। अपने बंदों से भी कहो इधर उधर हो जाएं। मैं देख लेती हूँ चौधरी नवाबुद्दीन को। आज पता लग जाएगा कि वो कितना सूरमा है। मैं भी किसी भिख मंगे की बेटी नहीं हूँ। जरा देखूँ तो सही उसके अंदर कितना दम है। मैंने उसको समझाने की कोशिश की मगर वो अपनी बात में बहुत संजीदा थी। बल्कि उसने हमें ढकेलकर एक टपरी में दाखिल करा दिया और दीगर लोगों से मुखातिब होकर बोली, अरे तुम लोग क्या भेड़ बकरियों की तरह मुंह उठाए खड़े हो, जाओ इधर उधर हो जाओ। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उसके हुक्म पर सब लोग इधर उधर सरकना शुरू हो गए। फिर वो एक टपरी के पास कोल्हे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। उस वक्त माहौल में अच्छा खासा तनाव पैदा हो गया था। 2 या 3 मिनट के बाद चौधरी अपने साथियों के हमरा वहां दाखिल हुआ और ज़रा रुक कर 2 हवाई फायर किए। बच्चे घबराकर इधर उधर घुस गए। चौधरी ने अपनी डबल बैरल शॉटगन दोबारा लोड की और गरजदार आवाज में बोला, चैन-दिन, सपेरा और उसकी बीवी दोनों बाहर आ जाएं, वरना पूरे डेरे को आग लगा दूंगा और एक एक को भून कर रख दूंगा। कहाँ है वो दोनों? ओरे चौधरी, ओरे को मेरे कन्ने बात कर। किसकी तलाश है तेरे को? मैं पर्दे की ओर से देख रहा था और अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल कर मैंने हाथ में पकड़ लिया था। मेरे साथी भी फौरी कार्रवाई के लिए तैयार बैठे थे। चौधरी ने रेशमा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक लहर सी आकर चली गई और उसकी तेजी में कुछ फर्क आ गया। वो आगे बढ़ा और रेशमा से मुखातिब होकर बोला, कौन हो तुम? तू कौन है रे? मेरा नाम पूछने वाला। पहले अपना नाम तो बता। चौधरी गालबन समझ गया था कि वो अपनी बेटी से मुखातिब था। उसने गुस्से से कहा, ज्यादा टर्टर ना कर। वो औरत कहाँ है जिसने चैन-दिन सपेरे से शादी की थी? आज मैं उसका हिसाब चुकाने आया हूँ। उसका नाम अतिया है। सामने से हट जा। मेरा ख्याल है कि वो इस झोपड़े के अंदर है। हट जा नहीं तो गोली चला दूंगा। नहीं हटती। मर्द का बच्चा है तो चला गोली। रेशमा सीना तान कर उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। चौधरी ने गन सीधी की। उसके हाथों में कपकपी सी पैदा हुई। रेशमा ने अचानक गन पर हाथ डाल दिया और दूसरे ही लम्हे गन उसके हाथ में थी और बूढ़ा चौधरी हक्का बक्का खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। उसके साथी तेजी से रेशमा की तरफ बढ़े लेकिन नवाबुद्दीन ने उनको रोक दिया। ये ले अपनी बंदूक। रेशमा ने शॉटगन चौधरी की तरफ बढ़ाई। और यहाँ से चला जा। चौधरी ने उसके हाथ से गन झपट ली और एहतियातन 2 कदम पीछे हट गया। अगरचा उसके चेहरे पर खजालत नमूदार हो गई थी, ताहम उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। बाहर निकल अतिया बेगम, उसने चीख कर कहा, तूने मुझे बेटों से महरूम किया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो इधर नहीं है, रेशमा ने कहा, यहाँ से चला जा। खाना बदोश दूर दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। इधर नहीं है तो किधर है? चौधरी ने दूसरी टपरियों की तरफ नजर दौड़ाई। वो दूसरे घर में है। मुझे उसका पता बता। देखेगा उसका दूसरा घर? हाँ। चौधरी ने जोर से जमीन पर पैर मारा। आ मेरे साथ, रेशमा ने कहा। फिर एक टपरी की तरफ मुंह करके बोली, जिसमें हम छुपे हुए थे, ओए थानेदार, तू भी चल हमारे साथ। चौधरी चौंक कर टपरी की तरफ देखने लगा। हम लोग बाहर निकले तो उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। मलिक साहब, आप यहाँ कब आए? उसने पूछा। मैंने अपने साथियों को इशारा किया और रिवॉल्वर का रुख चौधरी की तरफ करते हुए कहा, चौधरी,
یہ گن ہمارے حوالے کر دے اور تم دونوں بھی اپنا اسلحہ نکال دو۔ ارے تھانے دار، ڈرنا تو مجھ کو چاہیے، تو ڈر رہا ہے؟ ریشما نے کہا۔ ان کی بندوقیں ان کے پاس رہنے دے، یوں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لڑکی کی خود اعتمادی ہمیں حیران کر رہی تھی۔ چودھری اس کی باتیں سن کر پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے ہمیں اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا اور ایک طرف چل دی۔ کچھ خانہ بدوش بھی ہمارے ساتھ ہو لیے، تاہم چین دن باہر نہیں نکلا تھا۔ ریشما کسی لیڈر کی طرح آگے آگے چل رہی تھی۔ وہ جھاڑیوں اور اونچے نیچے راستوں سے ہوتے ہوئے ایک چھوٹی سی ٹیکری کے قریب پہنچ گئی۔ وہاں ایک مختصر سا قطع زمین ببول اور ککر کے درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ ایک درخت پر مختلف رنگوں کے تکونے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ درختوں میں گھرا ہوا یہ قطع زمین کے ایک چھوٹے سے قبرستان پر مشتمل تھا۔ ریشما ایک قبر کے پاس جا کر رک گئی اور بولی، چودھری، یہ ہے میری ماں کا دوسرا گھر۔ اس کی آواز شدت جذبات سے کانپ رہی تھی۔ میری ماں اس دھرتی کی گود میں سما چکی ہے اور ہمیشہ کی گہری نیند سو رہی ہے۔ لے چلا گولی اس کی قبر پر، چکا لے اپنا حساب۔ قبر کے خطبے پر لکھا تھا، یہ اس پھول کی قبر ہے جسے ایک ظالم نے شاخ سے توڑ کر خاک میں ملا دیا تھا۔ تاریخ وفات 3 سال پرانی تھی۔ چودھری سر جھکا کر قبر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر غصے کی بجائے اب ندامت نظر آ رہی تھی۔ تب ایک حیرت انگیز بات ہمارے مشاہدے میں آئی۔ اس خانہ بدوش لڑکی نے، جسے ہم جاہل سمجھ رہے تھے، آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور نہایت رقت آمیز لہجے میں یہ شعر پڑھے۔ لے دیکھ شیشے میں میرے ان حسرتوں کا خون ہے، جو گردش ایام سے مر گئے بت گلفام سے۔ وہ ساری خواہشیں کدھر گئیں، خود میرے ہی دل میں مر گئی۔ کس طرح پاؤں میں حزیں قابو دل بے صبر پر۔ تب اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شدت جذبات سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ منظر اتنا جذباتی تھا کہ خود ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ چودھری متذبذب کے عالم میں وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آتش انتقام بالکل سرد پڑ چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ریشما کے سر پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولا، بیٹی۔ ریشما تڑپ کر پرے ہو گئی اور بولی، مت کہو مجھے بیٹی، میں وہی لڑکی ہوں جس کی تم شکل تک دیکھنے سے انکاری تھے اور جس کی پیدائش کے جرم میں تم نے میری بے گناہ ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اٹھی اور سب کو نظر انداز کرتی ہوئی واپس چل دی۔ میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں۔ تمہارے جیسے ظالم شخص کی بیٹی ہونا میرے لیے توہین ہے۔ کاش تم نے میری پیدائش کے وقت ہی میرا گلا گھونٹ دیا ہوتا۔ میری ماں کو اسی دن ٹی بی نے پکڑ لیا تھا جس دن تم نے اسے طلاق دی تھی۔ چند لمحوں کے بعد چودھری واپس چل دیا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد وہ رکا اور دوبارہ اپنی سابقہ بیوی کی قبر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ بظاہر چودھری کے بیٹوں کی موت کی ذمہ دار ریشما ہی تھی، لیکن چودھری نے اس کے خلاف کارروائی کرنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، لہٰذا میں نے بھی خاموش رہنا ہی مناسب جانا، کیونکہ وارداتوں کا ثبوت ملنا امر محال تھا، بہت مشکل تھا۔ چلیے یہاں پر اس کہانی کا اختتام ہو جاتا ہے اور یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے آپ لوگ ضرور بتانا، کیونکہ یہ میں نے اس کہانی کو پہلی بار پڑھا ہے۔ میں نے نہ کبھی پڑھا ہے اس کو، نہ سنا ہے، پہلی بار ہی میں نے اسے پڑھا ہے اور مجھے بہت اچھی لگی یہ کہانی۔ اور انسان چاہتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ اس نے اس لڑکی کو اغوا کروایا، اس سے نکاح کر لیا اور اس کے سچ جھوٹ بول کر اس کو اپنا بنا تو لیا، لیکن اسے سنبھال نہیں سکا۔ اگر پہلی بیٹی ہوئی تو ہو سکتا ہے دوسرا بیٹا ہو جاتا، لیکن اس میں صبر نہیں تھا۔ اپنی پہلی بیوی کے بہکاوے میں آ کر اس نے بے گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا اور اس کو طلاق کا طوق ڈال کر اس کو اپنی زندگی سے ہٹا دیا۔ کتنی غلط بات ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک معصوم بچی کا ہوگا کیا، لیکن وہ تو بولتے ہیں نا، جس کو اللہ تعالیٰ سنبھالنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل سنبھال لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پاگل عورت کو، وہ پاگل تھی نہیں تھی، ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پاگل پن کا ڈھونگ کر رہی ہو سکتا ہے صدمے کی وجہ سے وہ پاگل ہو بھی گئی ہو، لیکن کتنا بڑا ظلم تھا اس کے ساتھ۔ لیکن اللہ نے اس کی زندگی میں سپیرے کو لے کے آ گیا۔ اور دیکھیے، جس اولاد کے لیے، جس لڑکوں کے لیے، جس اولاد نرینہ کے لیے اس نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا، لیکن وہ اولاد بچی نہیں بچی۔
اس کو اپنے جائیداد کا وارث چاہیے تھا، تو کہاں ملا جائیداد کا وارث؟ اس لیے کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خود بھلائی کرتے۔ اگر وہ اپنی دوسری بیوی کو بھی اپنے پاس رکھتا، اس کو بھی وہی عزت مقام دیتا جو پہلی بیوی کے ساتھ میں اس نے رکھا تھا، تو اس کے بیٹے زندہ ہی رہتے نا۔ کیوں یہ سب ہوتا پھر؟ ایک معصوم لڑکی کو اس کی بچی سمیت باہر نکال دیا، اور بچی کل کو جوان ہو کر اسے اب سب کچھ پتہ چلی گیا ہوگا نا، ماں نے تو کچھ چھپایا نہیں ہوگا، اس لیے تو اس کو سب کچھ پتہ تھا۔ چلیے آپ لوگ سنیے، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا بالکل سبسکرائب کریے، آپ لوگ لائک کیا کریں۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو آگے 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 جائے اور میں تھوڑا 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 سا اور اوپر آگے بڑھتی چلوں، تو آپ لوگ پلیز میرے بھائیوں، میری پیاری پیاری بہنوں، آپ لوگ لائک کیا کریں، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے، جلدی جلدی کریے، اور سنتے وقت ہی لائک کر لیا کریں۔ چلیے کہانی ختم ہونے کے بعد ہی لائک کر لیا کریں نا، یہاں سے ہٹنے سے پہلے۔ میں بھی تو بڑی ڈھونڈ ڈھانڈ کر محنت کر کے لے کر آئی ہوں نا یہ کہانی بھی آپ لوگوں کے لیے، تو آپ لوگ پلیز پلیز لائک کریے اور شیئر کریے اپنے دوستوں میں، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ میں، اور جو بھی آپ لوگوں کے آس پاس لوگ جن سے آپ کی پہچان ہو، تو پلیز اسے شیئر کریے۔ تو ملتے ہیں کسی اور اچھی سی کہانی کے ساتھ میں، ابھی جا رہی ہوں ڈھونڈنے کے لیے ہی۔ تو ملتے ہیں کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، دعا کریے کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ دیکھیے میری آواز کیسی نکل رہی ہے، پوری کہانی اسی آواز کے ساتھ میں ہی ہے آج، کیونکہ مجھے بڑی تیز والی سردی اور زکام ہو گئی ہے، تو اور گلے میں خراش بھی، اس لیے مجھے بار بار روک روک کر کو اس کو کمپلیٹ کرنا پڑا ہے۔ تو آپ لوگ میرے لیے دعا کریے کہ میں جلدی سے اچھی ہو جاؤں۔ چلیے ملتے ہیں کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔